ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल भी आप सब लोगों के। दिस इज योर निखिल सर और आज हम लोग लेके आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2। तो देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, क्या आपको मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? क्या आपको मेरी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? या फिर कुछ बहुत अमेजिंग लोगों के लिए, क्या आपको मेरी आवाज दिखाई दे रही है, हाँ या ना? और तस्वीरें सुनाई दे रही है क्या तुम लोगों को? जल्दी से बता दो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। यस 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 यस, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। देवियां और सज्जनों, दिस इज योर अर्जुना जेई 2025 लिखा है। वैसे तो अब आई गेस तुम लोगों का तो 2026 में होगा, पर चलो ठीक है। यस यस यस, तो क्या आप लोग बिल्कुल सब कुछ आ रहा है बढ़िया तरीके से? चैट एकदम भाग रही है। अरे क्या बात, यही जोश चाहिए भाई। देखो, करेंगे तो बढ़िया तरीके से करेंगे, मजे से करेंगे, जोश से करेंगे। तो आप लोगों के साथ कुछ काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। लॉन्ग टाइम नो सी हो गया, कुछ दिन हो लग गए बीच में आने में, बट चलो कोई नहीं, होता है कभी कभी, ऐसा भी है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, है ना? यस, तो चलिए फिर एनर्जी में आ जाओ, क्योंकि अब स्टार्ट करना है हमें लेक्चर नंबर 2। तो आप लोगों के कुछ कुछ एक दो चीजें का डिस्कशन मुझे करना था, बिकॉज मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, आपके मैंने चैट्स पढ़ी हैं, आपके मैंने पूरे का पूरा वो देखा कि यार क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक दो प्रॉब्लम आपकी जो आ रही थी वो होमवर्क कॉपी में क्या करना है आपका, जो क्या कहते हैं, किस में क्या लिखना है, अभी तक काफी लोगों को दिक्कत आ रही है। क्लास के एंड में तुम रुकना, मैं तुम्हें उसका डिस्कशन भी कर दूंगा। सेकंड प्रॉब्लम आ रही थी, आपको मैं अभी आपके डाउट्स भी सॉल्व कर रहा था। कुछ डाउट्स अभी थोड़े ही हो पाए हैं, आपको मैं और भी डाउट सॉल्व करूंगा, टेंशन मत लो, सबके एक एक का डाउट सॉल्व किया जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना, डाउट ना आप लोग थोड़ा सा रेलेवेंट पूछो। इन द सेंस, आपने वहां पे बोला भी है, आप में से बहुत सारे लोगों ने एकदम दुनिया जहां की अलग से चीजें पूछी हैं। एक ने तो ऑर्गेनिक का डाउट पूछा है वो तो अलग ही है। थोड़ा सर चैट साइज बड़ा कर दो। उसने ऑर्गेनिक का डाउट पूछा है। मैंने कहा यार ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये सब्जेक्ट आपका 11th का फिजिकल है, तो आप फिजिकल वाले चीजों को पूछिए, चलता है, ठीक है। आपने उसने कहा कि सर मुझे ये बताओ, आप वहां पे ना टॉपिक में ये था, ये बता दो मुझे। तो प्लीज बी स्पेसिफिक, ठीक है। ये मेरे को आपको बताना था कि थोड़े से स्पेसिफिक रहेंगे, सब बढ़िया रहेगा, आपके हर एक कॉन्सेप्ट का आंसर किया जाएगा। यस, तो चलिए स्टार्ट करें। तो आज क्या होना है, आज मैंने तुम्हें बता दिया टॉपिक तुम्हारे आगे होगा इंट्रोडक्शन टू एटम। यस यस यस, तो दिस इज इंट्रोडक्शन टू एटम। आज थोड़ी सी कहानी एटम एटम की हम लोग खेलेंगे, ठीक है। आप में से थोड़ी बहुत चीजें मैं और बता देता हूं। कुछ टॉपिक्स ये ऐसे होंगे जो आपने पहले से पढ़े होंगे, हो सकता है बहुत अमेजिंग है, नहीं पढ़े हुए तो बहुत ही अमेजिंग है, और अगर पढ़ भी रखे हैं तो बढ़िया ना, रिवीजन होगी। और ये सब टॉपिक्स की हमें जरूरत है। आज की क्लास बढ़िया से सुनोगे ना, तो जेई मेंस का रीसेंट ईयर सवाल तुम्हारे सामने होगा, तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा, और जो वो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करेगा उसको मिलेगी चॉकलेट। तो देखते हैं आज की क्लास कौन बढ़िया से सुनता है और जल्दी से कौन क्वेश्चन करता है। एंड यस, क्या आप लोग बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है, एक पूछा चैप्टर कौन सा चल रहा है, बढ़िया भाई भूगोल चल रहा है, भूगोल है इंडियन, हम लोग पॉलिटिकल मैप के बारे में पढ़ रहे हैं। यस, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है मेरे सामने, और वो है, कृपा ध्यान दें, यहां नहीं डोले शोलों पे नहीं, बैकलॉग पे। तो दिमाग में रखो, जो आपने लेक्चर 1 नहीं लगाया है तो यहां आने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस से चलना है। अगर लेक्चर 1 लगाया है तो लेक्चर 2 में मोर देन वेलकम, और अदरवाइज आपको नहीं आना है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 को सुन लो ध्यान से, तभी यहां पे आओ, ठीक है। और ये सब इंडिपेंडेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, आपको ये सारे टॉपिक्स कुछ लोगों ने पढ़े हुए हैं, कुछ लोगों ने नहीं पढ़े हुए, इसको एज ए ब्रिज मान लिया करो कि हाँ यार ये टॉपिक्स हमें आगे जरूरत पड़ेगी। पूरे चैप्टर में इनका कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट रहेगा, आपको ये टॉपिक्स आने चाहिए, ठीक है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। होमवर्क कहां पे मिलता है, कैसे मिलता है, ये लास्ट में मैं आपके ये वाले डाउट्स भी ले लूंगा। जो
नॉन एकेडमिक डाउट्स हैं, क्लास के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका पहला टॉपिक आने वाला है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। या सीधी सी बात है, पहले सुन लो मेरी बात, ठीक है। बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो जो मैटर होता है आपका, कल हमने मैटर के बारे में डिस्कशन करा था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कल की क्लास में क्या हुआ था, एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। कल की क्लास में, कल मतलब लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने मैटर पढ़ा था क्या होता है। हमने देखा था 5 तरह के मैटर थे, वैसे तो अपने सिलेबस में 3 ही है तो 3 का डिस्कशन करेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 पढ़े थे। सॉलिड के अंदर शेप फिक्स होती थी, वॉल्यूम फिक्स होती थी। लिक्विड के अंदर शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होती है। गैस में कुछ भी फिक्स नहीं होता। अब हमने ये देखा था कि 2 पावर्स होती हैं, एक थर्मल एनर्जी, एक होती है अट्रैक्शन। जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए, थर्मल कम हो जाए, सॉलिड। जिसमें थर्मल ज्यादा हो जाए, अट्रैक्शन कम हो जाए, लिक्विड। जिसमें थर्मल बहुत ज्यादा हो जाए, अट्रैक्टिव कम है, उसको गैस बोल दिया था। ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई थी। अब उसी मैटर की ना अब हमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। प्लाज्मा, बॉस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, डार्क मैटर, फलाना मैटर, ये सब आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है। मैं उन सब क्वेश्चंस को एंटरटेन नहीं करूंगा। मैं वो क्वेश्चंस को एंटरटेन करूंगा जो आपको जेई के अंदर लेके जाएंगे, कॉलेज के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। चॉकलेट कैसे मिलेगी वो तो देखते हैं भाई कैसे मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो अब जो मैटर होता है ना, टोटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये 2 तरह की होती हैं। 2 तरह की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, एक होती है जिसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, और एक आपकी जिंदगी में आती है समथिंग कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दोनों को हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। इनको 1 बाय 1 हमें मस्ती से डिस्कस करना है। लेट्स स्टार्ट विद इट, ठीक है। चलो अब थम जाओ, शांति से कान खोल के बाकी सब कुछ सुनना है, फोकस करना है जो मैं बोलता जा रहा हूं। एक एक पॉइंट, मतलब अगर आपने ढंग से सुन लिया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मक्खन के जैसे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। यस, तो पहली बात करते हैं, आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, व्हाट एग्जैक्टली आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूं, तो एग्जांपल के लिए तुम्हारे सामने मैंने एग्जांपल लिया, ये मैंने लिया पानी, पानी को कर दिया गर्म। बचपन में कभी किया तुम लोगों ने, बचपन तो क्या ही बोलूं, पानी गर्म किया कभी, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर लिख देता हूं। किसी ने यह भी सवाल पूछा था, सर केमिस्ट्री में पानी को क्या बोलते हैं, ये एक डाउट आंसर किया मैंने बकायदा। उसने लिखा कि केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, तो मैंने वाटर को क्या बोलते हैं, मैंने नीचे रिप्लाई कर दिया पानी। भाई उल्टे सवाल पूछोगे ना, उल्टा उत्तर आएगा, ठीक है। तो अब देखना, अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बेसिकली वो प्रॉपर्टीज है जिसको जब स्टडी किया जा रहा है, जब मैं देखना चाह रहा हूं, मैं समझना चाह रहा हूं, कोई मेरे को, मतलब जैसे मान लो तुम्हारा छोटा भाई बहन है, उसने आज तक बॉइलिंग का कुछ लेना देना नहीं है, उसको कभी नहीं देखी, पहली बार देख रहा है, कहता मुझे बॉइलिंग बताओ। तो तुमने पानी उठाया, पानी गर्म किया, तो पानी जो गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, तो पानी का रिएक्शन कैसा होता है, सर पानी जो होएगा वो लिक्विड स्टेट में होगा, और पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी कन्वर्ट हो जाएगा कौन सी स्टेट में, आपके वेपर स्टेट में। इसको गैसियस लिख देता हूं। आप मुझे यह बताओ, जब पानी को आपने गर्म किया, क्या पानी का मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन चेंज हुआ? यहां पे भी इसका फॉर्मूला H2O है, यहां पे भी इसका फॉर्मूला H2O है। क्या कोई केमिकल फॉर्मूला इसका चेंज हुआ, हां या ना? यस और नो, क्या इसका फॉर्मूला चेंज हुआ, आप मुझे बता दीजिए। आई थिंक जो लिक्विड से गैस, लिक्विड थी पहले, अब क्या हो गई, गैस हो गई। तो मेरे को लगता है कि जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं हुआ। यस, आपकी जो आइडेंटिटी है, जिसको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं आइडेंटिटी, कि भाई पानी की जो आइडेंटिटी है, H2O की जो आइडेंटिटी है वो सेम रही। ये भी पहले H2O था, अभी भी H2O है। तो बॉइलिंग करते वक्त मुझे एक चीज समझ आई है कि भाई जब मैं पानी को बॉईल कर रहा हूं ना, तो उसका फॉर्मूला तो सेम ही रह रहा है, चेंज तो हुआ ही नहीं, वो तो सेम है। तो हम केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं कि इसकी ना आइडेंटिटी सेम है। व्हाट वी से इज द आइडेंटिटी रिमेन्स सेम। तो केमिस्ट्री वो फॉर्मूले, वो प्रॉपर्टीज जिसको आप पढ़ सकते हो, जिसको आप स्टडी कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी। आपने आइडेंटिटी वगैरह नहीं बदली,
देखो H2O पहले था, H2O बाद में है, लेकिन मैंने इससे क्या समझा, इससे मुझे समझ आ गया कि बॉइलिंग क्या है। आपका जो छोटा भाई है उसको आपने बॉइलिंग बता दिया कि भाई पानी गर्म किया भाप में जाएगा, लेकिन पानी भी H2O है, ये भी H2O होगा, और जो इसकी भाप बनेगी वो भी क्या होगी, वो भी H2O होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या ये चीज आपको क्लियर हुई, हां या ना, यस और नो? क्लियर? पहली बात। अगली बात, और प्रॉपर्टी समझते, और प्रॉपर्टीज। यार इसका कलर क्या है, इसका कलर क्या है, ये पेन है, इसका कलर क्या है, ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर दिख रहा है सबको। जब आप इसका कलर देख रहे हो, क्या इसका कलर चेंज हुआ, क्या इसका कलर चेंज हुआ, नहीं हुआ, यस नहीं हुआ कलर चेंज। तो इसकी आइडेंटिटी क्या रही, सेम रही। तो जब मैं इसको पढ़ रहा हूं, जब मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं, इसकी आइडेंटिटी इज नॉट चेंजिंग। तो वो प्रॉपर्टीज जिनकी आइडेंटिटी क्या रहती है, सेम रहती है, जब आप उसको स्टडी कर रहे हो, हम उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। यस 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 यस, जल्दी से बताओ क्या ये क्लियर है, हां या ना? डन 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 डन, क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी आइडेंटिटी सेम रहे जब आप उसे पढ़ रहे हो, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एक काम करते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज यहां लिख लो, दैट इज प्रॉपर्टीज विच कैन बी स्टडीड, विच कैन बी स्टडीड without changing the identity, without changing the identity, changing the identity, changing the identity are called physical properties। इनको क्या बोलते हैं, physical properties बोलते हैं। I hope the concept is clear, yes or no, यस और नो। तो आपको सिर्फ दिमाग में रखना है ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको जब आप पढ़ रहे हो वो अपनी आइडेंटिटी कांस्टेंट रखती हैं, आइडेंटिटी नहीं बदलती, कॉम्पोजिशन नहीं बदलता। ठीक है, यस यस यस, लिख लिया इसको। थोड़े एग्जांपल्स और लेते हैं अगर आप चाहते हो। जैसे मान लो ऑर्डर, खुशबू। जब आप किसी की कोई भी, मतलब मान लो तुम्हारे आसपास कुछ खुशबूदार चीज है, आप जब उसकी खुशबू लेते हो तो खुशबू को, आई थिंक जो स्मेल आ रही है, जो भी ऑर्डर आ रहा है, दैट ऑर्डर इज नॉट गोइंग टू चेंज। उसका कुछ चेंज नहीं आ रहा, आइडेंटिटी वैसी की वैसी है, जैसे कंपाउंड है वैसे का वैसा है ना, तो आइडेंटिटी नहीं बदली। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसको बोलते हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल्स जैसे मान लो आपने ले लिया बॉइलिंग ऑफ वाटर, दैट इज वन एग्जांपल। बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये एग्जांपल हो गया। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कलर की, कलर एक एग्जांपल हो गया। जैसे मान लीजिए आपने लिखा ऑर्डर, एक एग्जांपल हो गया, ऑर्डर इज खुशबू। जैसे मान लीजिए आपकी डेंसिटी किसी की सब्सटेंस की चेक करनी है, दैट इज एन एग्जांपल। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जिनको क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। यस और नो, ठीक है। आप मेल्टिंग इन एग्जाम्पल लिख रहे हैं, मेल्टिंग का एग्जाम्पल ले लो। मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जाम्पल। उसमें भी क्या है, फॉर्मूला सेम रह रहा है। यस, ओके, डन 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 डन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गया। अब स्पेलिंग, ओ इंग्लिश ग्रामर नाजी ले, COLOR या COLOUR दोनों ही चलते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फ्रीजिंग लिख सकते हो अगर आप चाहते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, ये अगर आपने लिख लिया है तो आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज, हाँ सब्लिमेशन को बोल सकते हो। कोई कह रहा है सब्लिमेशन लिख दो, तो ले सब्लिमेशन लिख दिया मैंने। तो सब्लिमेशन आप लिख सकते हो। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से सीधा वेपर स्टेट, है ना, गैसियस स्टेट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसको क्लियर कर जाओगे ना, तुम्हें वो फिजिकल वाला भी समझ आ जाएगा। देखना, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जैसे एग्जांपल लेता हूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बारे में डिटेल में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे।
थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में ना इसका डिटेल पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, पर अभी के लिए एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। कुछ पता क्या होता है ये? व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? पढ़ा है आप लोगों ने? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन? हाँ, वही 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 एसिड बेस का रिएक्शन सर, एसिड बेस का रिएक्शन। तो ये क्या होता है? एसिड बेस का रिएक्शन होता है। तो मान लो तुम्हारे पास एक एसिड है HCl, ठीक है, तो ऐसे लिख देता हूं, एसिड प्लस बेस, वो क्या करेगा? वो देता है सॉल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन किया हुआ आप लोगों ने? सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए HCl ने NaOH के साथ रिएक्शन करा और आपको क्या दिया? आपको देता है NaCl और वाटर देता है आपको। यस, इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे आप? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब सवाल यह उठता है कि जब मुझे इसको पढ़ना है, जब मुझे ये रिएक्शन पढ़ना है, उस केस में आप मुझे यह बताओ कि मेरा केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, हाँ या ना? आपको अपने भाई को बताना कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। आपने भाई एसिड डाला, आपने भाई बेस डाला, तुम्हें सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो क्या आपका जो इनिशियल केमिकल कॉम्पोजिशन था, आप एक चीज देखो, ये आपका इनिशियल कॉम्पोजिशन है, ये आपका फाइनल कॉम्पोजिशन है। पहले आपके पास ये दो एलिमेंट्स थे, कंपाउंड्स थे, अब आपके पास ये दो कंपाउंड्स है। तो क्या आपका आइडेंटिटी चेंज हुई, हां या ना? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यहां से यहां पे आइडेंटिटी क्या हो जाती है? आइडेंटिटी बदल गई। केमिस्ट्री की भाषा में आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिशन या फॉर्मूले बदल गए। तो आइडेंटिटी इज चेंज। तो यहां पे आइडेंटिटी आपकी बदल गई। और अगर आइडेंटिटी बदल गई है, अगर आइडेंटिटी बदल गई है, इसको बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज जिनको पढ़ते वक्त, जिनको समझाते वक्त, जिसको करते वक्त आपके फॉर्मूले बदल जाएं, उनको बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। यस और नो, यस और नो। और एग्जांपल दूं? एक दो एग्जांपल और लो, एक दो एग्जांपल और लो। एक तो ये हो गया, एक एग्जांपल और देता हूं आपको मैं। जैसे मान लो डीकंपोजिशन रिएक्शन, बहुत अच्छा एग्जांपल। एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं। रिएक्शन को शॉर्ट में ना मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है? डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसको ना जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड में। नहीं पढ़ा? कोई नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो अगर इस रिएक्शन को ना हम लोग बोलते हैं डीकंपोजिशन, ठीक है? तो डीकंपोजिशन पढ़ते वक्त मेरा इनिशियल केमिकल्स फॉर्मूला, ये कंपाउंड चेंज हो गया। आई थिंक वही वाली बात हो गई। यहां पे मैं क्या बोलूंगा? यहां से यहां पे मेरी आइडेंटिटी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। फिर से वही वाली बात, आइडेंटिटी चेंज का मतलब क्या होगा? आइडेंटिटी चेंज का मतलब होगा कि भैया इनके फॉर्मूले क्या हो गए? चेंज हो गए। और अगर फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं तो अपन क्या बोलेंगे? ऐसे चीजों को, ऐसे प्रोसेसेस को हम बोलेंगे अपनी भाषा में प्यार से केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है? हां या ना? जल्दी से बताओ, जल्दी से। ठीक है? डन 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 डन। हां, ठीक है। जो जो मैं लिख रहा हूं, अगर साथ में लिख सकते हो वेल एंड गुड, नहीं तो क्लास के बाद तो आप लिख ही सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है? जल्दी से बताओ, जल्दी से। क्या ये मामला क्लियर है आपको? तो इसको डिफाइन कर दें, केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देते हैं, प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी स्टडीड, विच कैन नॉट बी स्टडीड without changing the identity, studied without changing the identity, changing the identity of substance, changing the identity without changing the identity of substance, ठीक है? are called chemical properties. क्या बोलेंगे इनको? chemical properties बोलेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो जिसमें फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें नहीं होते वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। एग्जाम्पल दे दीजिए। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा?
एग्जाम्पल में अभी आपने लिखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल ले ले हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ले लिया, जैसे डीकंपोजिशन रिएक्शन ले लिया, अभी जो मैंने पढ़ाया आपको डीकंपोजिशन। यार तुम्हें जंग लगना समझ आता है, जंग लग जाता था, जंग लग जाता है, जैसे आयरन को जंग लग जाता है, जब आयरन को जंग लगता है ना, लोहे को जंग लगता है, उसका फॉर्मूला बदल जाता है, 12th में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो उस प्रोसेस को भी क्या बोलोगे, उसको बोलते हैं हम लोग रस्टिंग। तो जो रस्टिंग होता है उसमें भी फॉर्मूले चेंज होते हैं, कैसे होंगे वो 12th में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ वो भी क्या है, एक केमिकल प्रॉपर्टी है। करोजन बोल सकते हो, रस्टिंग बोल सकते हो, ये फलाना ढमकाना बोल सकते हो, ठीक है भाई। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, इज दिस मामला क्लियर? यस, हाँ, तो दो तरह की प्रॉपर्टीज हमें होती हैं, अब हमें बढ़िया तरीके से समझ आ गया। और भी बथेरे एग्जाम्पल यार, तुम्हें बस ये देखना है, रटना तो है ही नहीं, रटना तो है ही नहीं, तुम्हें बस इतना दिमाग में रखना है, अगर किसी का फॉर्मूला बदलता है तो केमिकल, अगर नहीं बदलता तो फिजिकल। बस सिंपल भाषा में दिस इज योर केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? आहो, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को बोल सकते हो, फॉर्मूला बदल जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में, आप उसको एग्जांपल दे दो इसका, ठीक है। कंबशन रिएक्शंस आर एग्जांपल, आग लगा दी, कंबशन में फॉर्मूला बदल जाता है, तो वो एग्जांपल हो जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं तुम्हें रटवाना नहीं चाहता हूं। जनरली तुम लोगों की आदत होती है कि सर आप ना सब लिखवा दो, हम 9th 10th के जैसे रट लेंगे। अबे रटना नहीं है, समझना है। केमिस्ट्री तभी तुम्हारी बदनाम हो जाती है, समझ के चलो। फॉर्मूला बदल रहा है केमिकल, फॉर्मूला नहीं बदल रहा फिजिकल, बस इतना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यस, रटना नहीं है, रटना नहीं है। केमिस्ट्री में अगर तुम मेरे से सीख लो, आई डोंट वॉन्ट यू टू रट्टाफाई एनीथिंग। ओके देन, तो चलो फिर देवियों और सज्जनों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज योर टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द टॉपिक जो कि आपका पूरी केमिस्ट्री में ना बार बार चलेगा। ये आपका आगे भी आने वाला एक स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर तो उसका बहुत डिटेल डिस्कशन है, बहुत ही डिटेल डिस्कशन। तो यहां पे हम लोग बेसिक ऑफ टेम्परेचर कवर करते हैं। एक बार वो बेसिक्स कवर हो गए, स्केल्स कवर हो गए, उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर आगे जहां भी आएगा आप लोग सारे सवाल बना लोगे इसके, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होता है ये बता दो आप मुझे, जल्दी से दसो, व्हाट इज टेम्परेचर? हां या ना? क्या होता है भैया टेम्परेचर? ओए होए, यस, क्या होता है टेम्परेचर? जल्दी, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ओए होए, तो क्या होता भैया टेम्परेचर? अरे ठंड लग रही है, वो ठंड लग रही है, हाँ तो एसी कम कर, बंद कर दो, है ना। गर्मी लग रही है, एसी चला दो। इसको ही तो टेम्परेचर कहां से पता लग रही है, ये सेंसेशन कहां से आ रही है? बाहर गर्मी बहुत हो रही है सर, बहुत ही गर्मी हो रही है, व्हाट इज दैट? फील आ गई ना तुम्हें टेम्परेचर, तो दैट इज टेम्परेचर। जो फील, ये डिग्री है, ये फीलिंग जो है सर्दी और गर्मी की, उसी को टेम्परेचर बोलते हैं। यस, आसान भाषा में अगर मेरे को ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, तो उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। पानी ठंडे से नहाना कि गर्म से नहाना है, वो एक तरह का टेम्परेचर ही तो है वो। यस, तो सिंपल भाषा में जो तुमने बचपन में करी हुई है, इस डेफिनेशन को बदलेंगे भी नहीं हम लोग। तो क्या डेफिनेशन है इसकी सीधी सीधी भाषा में? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। यस, कि ठंडी या गर्म है, ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड योर टेम्परेचर। सिंपल भाषा में टेम्परेचर तो ये होता है ना, गर्मी या का सर्दी है, बस इतना इतना होता है टेम्परेचर, तुम्हें इतना लेना देना है। इस टेम्परेचर को, जैसे इस टेम्परेचर को ना एक थर्मोमीटर नामक चीज से मेजर किया जाता है, ठीक है। थर्मोमीटर के अंदर कुछ डिग्रीज होती हैं, कभी लिखा होता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सी लिखा होगा ना, डिग्री सेल्सियस होता है ये। और अपने को यही समझना है कि भाई अपने को टेम्परेचर कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है। आप में, मुझे पता है, कल मैंने आपके डाउट्स पढ़े ना, मुझे पता लग गया था तुम लोग क्या सवाल पूछोगे। तो अभी कोई इस टॉपिक के बाद पूछे सर टेम्परेचर कैसे गर्म करता है, सर मेरे को सर्दी में ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं जब नहाता हूं ना गर्म पानी से
तो मुझे सर्दी लगती है, जब मैं ठंडे पानी से नहाता हूं तो मुझे गर्मी लगती है। ये सब सवाल के लिए हमारा एक बहुत अमेजिंग टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। ये सब सवाल वहां उत्तर करूंगा, लेकिन यहां पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए जितना जरूरत है उतना बता देता हूं। हमें टेम्परेचर के स्केल्स पढ़ने हैं चाचा। तो कौन से स्केल्स होते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है? टेम्परेचर के स्केल्स। टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है? टेम्परेचर स्केल्स लिख देता हूं। हम लोग 3 तरह से टेम्परेचर को मेजर करते हैं। वो 3 तरीके कौन से हैं? सुन लो मेरी बात ध्यान से। एक होता है डिग्री सेल्सियस, जो कि काफी ज्यादा मोस्ट यूज होता है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये भी पढ़ा हुआ है। ये अपन देखो, इंडिया में हम लोग ज्यादातर डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। फ़ारेनहाइट वाला जनरली आपका अमेरिका वगैरह में यूज होता है। और एक आता है साइंटिफिक कम्युनिटी, दैट इज केल्विन। ये जो केल्विन होता है ना, सुन लो, दिस इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, और ये है जो पूरी केमिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं। पूरी केमिस्ट्री में केल्विन, कभी भी केमिस्ट्री में कोई कैलकुलेशन आएगी, थ्रू आउट केमिस्ट्री जब भी कैलकुलेशन आती है, एक सिंपल सी बात सुन लो। यह सबसे बड़ा पाप लगता है अगर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और तुमने टेम्परेचर सेल्सियस में ले लिया या फ़ारेनहाइट में ले लिया। हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करना है केल्विन में। पूरी केमिस्ट्री, वो फिजिक्स में होता रहेगा, ये कभी सेल्सियस में पूछ लेता, कभी फ़ारेनहाइट में पूछ रहा था, नहीं, केमिस्ट्री में आपको हर एक क्वेश्चन केल्विन से सॉल्व करना है। इट इज द एसआई यूनिट, यस और नो। अब सवाल उठता है कि अपने पास व्हाट इज द कंडीशन? कन्वर्जन्स, यस, हां, क्या हो गया? कर लिया क्या ये वाला टेम्परेचर कन्वर्जन्स? कर लिए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। करे हुए हैं क्या आप लोगों ने? करे हुए हैं तो क्वेश्चन कर दो, फिर सीधा फॉर्मूले बताता हूं इसमें। तो अगर ये करा हुआ है तो करा हुआ है, फिर तो बस फिर फॉर्मूले कन्वर्जन फॉर्मूले बता रहा हूं, फिर तो मैं ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। पहला आता है केल्विन और डिग्री सेल्सियस। देखो, हमारा जो सवाल उठता है ना, वो कन्वर्जन आएगा सेल्सियस में। ज्यादातर केमिस्ट्री में 99% क्वेश्चन इसके होंगे, केल्विन और डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला रहता है बता देता हूं कभी भी। और एक चीज और, एक बहुत बड़ा पाप जो लगेगा, जो फ्लो में लिख रहे हो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसमें ना ऐसे लिख लो, ये पाप लगेगा इसमें। अगर तुमने ऐसे डिग्री केल्विन लिखा, इसको ना ऐसे खोपड़ी सी बना लो इसके बगल में, ठीक है। ये होता है डेंजर। कभी भी ऐसा कुछ मामला दिखे, ये ऐसा कहीं सिंबल बना दूं मैं, समझ लेना कि ये पाप लगेगा, ये नंबर खा जाएगा तुम्हारे। इट इज डेंजर, ठीक है। ये डिग्री केल्विन नहीं होता, ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती है। चलो तो काम करते हैं, फॉर्मूला लिख देता हूं। कभी भी जिंदगी में केल्विन में तुम्हें कन्वर्ट करना हो और तुम्हें सेल्सियस में दे रखा हो, तो व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर? जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बता दो, कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो सीधी सी बात है, डिग्री सेल्सियस में जो भी वैल्यू होगी उसके साथ 273, और सुन लो, वैसे 15 होता है साथ में, लेकिन अपन अप्रोक्सीमेट यही लिखेंगे। अगर चाहते हो 0.15 लिख लो, कोई ज्यादा डिटेल में जाना है, मैं इससे आपको सॉल्व करवाऊंगा। दिस इज द अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, और इस अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला के आगे सिंपल भाषा में डाल दो CTM, दैट इज कमिट टू मेमोरी, ठीक है। 0.15 भी होता है साथ में, अपन अप्रोक्सीमेट लेंगे अभी, ठीक है। ये आपका कन्वर्जन होती है। डन 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 डन। तो सवाल करो भाई सीधे सीधे इसके। अब इसमें टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? सवाल आ रहा था, टेम्परेचर बताओ क्या होता है? टेम्परेचर स्केल्स हैं जिनसे आप मेजर करते हो। टेम्परेचर क्या होता है? टू बी लिख देता हूं ताकि तुम लोग रोते रहो। टू बी डन इन थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग रोते रहेंगे कि सर ये बताया ही नहीं टेम्परेचर क्या होता है, और कैलकुलेशन कराने लग गए। अब एक करवाएंगे, पूरा एक चैप्टर है उसके ऊपर, ठीक है। सीक्वेंस से चलेंगे क्योंकि फॉर्मूले हमें पढ़ने हैं, फॉर्मूलों का यूज होगा, इसलिए मैं बेसिक से रिवीजन करवा रहा हूं। ये फॉर्मूला है। एक सवाल कर दो जल्दी से मेरे लिए। आप लोगों के पास लिटरली
10 सेकंड है इस सवाल के लिए, जल्दी से आंसर करो। व्हाट इज 25 सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट करो, जल्दी जल्दी करो। मैंने बोला आप में से कुछ लोगों को आता है, कुछ पहली बार पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर लो, बेसिक से जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ मुझे क्या फॉर्मूला बताया। अभी अभी फॉर्मूला बताया, केल्विन क्या होता है, डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 ऐड कर दोगे तो केल्विन आ जाएगा। तो केल्विन किसके बराबर आ रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, कितना हो गया ये हो गया सर 298 केल्विन। इसको डिग्री मत कर देना प्लीज, डोंट मेक इट डिग्री, ठीक है। 298 केल्विन जनरली रूम टेम्परेचर इसको बोला जाता है, तो 298 केल्विन नॉट डिग्री केल्विन। क्या ये सबका आंसर आ गया, जल्दी से बताओ। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये तुम कर लोगे तुम लोग? हाँ या ना, चैट। क्या ये चीज क्लियर है, हाँ या ना? थोड़ी सी चैट रुक गई तुम्हारी, 2 मिनट रुक जाओ, टेक्निकलिटीज, ठीक है। यस यस यस, अगर ये हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिग्री बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, ठीक है। हो गए, आसान है तो सब कर लेंगे। देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज फ़ारेनहाइट। देखो केल्विन में, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में मैं तुम्हें एक चीज रेकमेंड करता हूं, इनकी लो रेंजेस ना याद रखो, काम की चीज है। स्पेशली फ़ारेनहाइट में देखना, जो आपका ह्यूमन टेम्परेचर है, मैं पहले बताता हूं 0 डिग्री, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ना आपका सेल्सियस में, उसको याद रखो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज समथिंग जो तुम्हारे काम आएगा बहुत। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100, ये होता है 212। ये ऐसी वैल्यूज हैं जो अगर तुम याद रखोगे तुम्हें बेनिफिट होगा। दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ये डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में तुम लोग क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। ये मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज फॉर्मूला यहीं से आएगा। आप लोगों ने एक फॉर्मूला रटा हुआ है और ये फॉर्मूला हमेशा भूल जाता है। डिराइव करके दिखाऊं ये फॉर्मूला 1 सेकंड में, बताऊं जल्दी से, फॉर्मूला बताऊं जरा क्या और है। हाँ कन्वर्जन आया है तो सेल्सियस अगर आज आए तो मैं तुम्हें कुछ वैल्यूज बता देता हूं जो तुम्हें दिमाग में रखनी है। आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मैं तीनों में बताता हूं, पहले लगते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है कितना कितना वैल्यू पे है भैया, 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसको लिख लो 0 डिग्री सेल्सियस, इसको लिख लो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसको लिख लो 273 केल्विन। बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बता देता हूं तुम्हें मैं, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये होता है आपका 373 केल्विन। ये ऐसा डेटा है जो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा, केमिस्ट्री में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखना, ये बार बार पूछे जाएगा, ठीक है। ओके, हां याद किया हुआ है, डन 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 डन। अब कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है यार। इसके ना आप लोगों ने अपने अपने फॉर्मूले करे हुए हैं, ठीक है, अपने अपने आप लोगों ने फॉर्मूले करे हुए हैं। बस दिमाग में एक चीज रखना, सबसे पहले है दैट इज फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। अब इसका ना फॉर्मूला तुम लोग भूल जाते हो, इसका फॉर्मूला भूलना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद कर लेते हो, रट लेते हो, लेकिन फॉर्मूला दिमाग से निकल जाता है ना। कई बार होता है कि सर ये फॉर्मूला भूल जाता है, केल्विन और ये वाला तो हमारे फिर आसान है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला बता दो, ये वाला कैसे करोगे, इसको डिराइव करवाता हूं। देखना भाई, आपको दिमाग में रखना है 2 वैल्यूज, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट कितना बताया मैंने आपको, बॉइलिंग पॉइंट बताया सेल्सियस में कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, एंड इसमें कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना बताया, मेल्टिंग पॉइंट कितना बताया मैंने आपको, वो बताया 0 डिग्री सेल्सियस और ये कितना बताया, ये बताया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ या ना, ये बताया। आप पता क्या करो, जब भी कन्वर्जन करना होता है इट इज टॉप माइनस बॉटम, मतलब फॉर्मूला कहां से आ रहा है, डेरिवेशन बता रहा हूं, ये आपको करनी है क्या, आपको बस बता रहा हूं, कभी कल को भूल जाओ तो डिराइव कर सकते हो। कैसे आता है, आपको देखना है कि डिग्री सेल्सियस किसमें भी निकालना है, डिग्री सेल्सियस
माइनस लोअर रेंज, लोअर रेंज कितनी है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसे ही डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस लोअर रेंज कितनी है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिवाइड कर दो इसको किससे, डिवाइड कर दो दिस माइनस दिस, 100 माइनस 0, इससे डिवाइड कर दो और इसको किससे डिवाइड करोगे दिस माइनस दिस, 212 माइनस 32। यहां से आपका यह फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला कहां से आ रहा है, कुछ नहीं, फॉर्मूले पता कहां से निकाला है, आपने इन दोनों को कंपेयर करा तो 100 माइनस 0, 100 माइनस 0, 212 माइनस 32, 212 माइनस 32, ऊपर लिखा डिग्री सेल्सियस माइनस 0, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। सॉल्व करोगे तो डिग्री सेल्सियस ओवर 100 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। डिवाइड करोगे ये 5 पे जाएगा, ये 9 पे जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस ओवर 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना होता है। यहां से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब वही है, इसके आगे चले जाओगे, इसके आगे चले जाओगे कोई इशू नहीं है। आप 9 को इधर ले जाओ प्लस 32 कर लो, आपके ऊपर है। 5 को इधर ले जाओ, आपके ऊपर है। जो भी करना है आपके ऊपर है। आपको इसको याद रखना है बिकॉज यहां से क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। यस, ओके 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 ओके, डन 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 डन। डेरिवेशन नॉट इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, कुछ सवाल लोग पूछ रहे हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी आपसे, ये लास्ट वाली चीज पूछी जाएगी, ठीक है। और कुछ डेरिवेशन कैसे करिए मैं बता देता हूं। यहां पे 100 माइनस 0, 100 माइनस 0, 212 माइनस 32, 212 माइनस 32, क्लियर। 0 डिग्री सेल्सियस यहां पे है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यहां पे है, बस। ओके, इसको कंपेयर करा मैंने, सिर्फ कंपैरिजन करा। डेरिवेशन कहां से आ रही है, कंपैरिजन से आ रही है। डन। चलो अब एक काम करते हैं, सवाल करते हैं इसके ऊपर। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं फॉर्मूला आपकी नॉलेज के लिए यहां पे लिख देता हूं, डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। ये फॉर्मूला है आपके पास। इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। सीटीएम मतलब याद रखना है आपको, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट एक ही बात है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे चलो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, जल्दी से करो। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ए बी सी डी। अब आपको पोल आपकी उस पर आ रहा होगा, 4 ऑप्शन है, करेक्ट सॉल्व करो, ए बी सी डी में से एक डिसाइड करो। डन 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 डन, जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड से। क्या आ रहा है भाई, जल्दी से बताओ, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। करोगे, हाँ चलो फिर सॉल्व करते हैं, बाकी लोग करते जाओ। कुछ नहीं है, आपको वैल्यू दे रखी है कितनी, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो वैल्यू रखो डिग्री सेल्सियस ओवर 5 इक्वल टू 59, इसको इसकी जगह रखना है, 59 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। तो डिग्री सेल्सियस ओवर 5 इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करोगे 27 ओवर 9। आई थिंक इतना मैथ्स तो जानते हैं, ये 3 पे जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5 इंटू 3, ये आएगा आपका 15 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सबने यह आंसर निकाल लिया है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का सही आया, अगर ये पोल चल जाए तो, पोल वाली माता आंसर निकाल दो। पोल आपका नहीं चल गया, तुम लोगों ने ज्यादा पोल कर दिया, आंसर नहीं आया। और आ गया 90% जनता ने ऑलमोस्ट आंसर सही करा है। जिग्नेश, राहुल, साहिल, सक्षम, आर्यन, अनमे, आप लोगों ने जल्दी से आंसर कराया, काफी, ठीक है। आई होप सबका ये आंसर आ गया हो। यस 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 यस। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को, तो एक अच्छा क्वेश्चन दूं, एक बढ़िया क्वेश्चन दूं, यस एक बढ़िया सा क्वेश्चन दूं,
हाँ चलो फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूं, उसमें हिंट दे दूंगा मैं आपको, हिंट दे देता हूं। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, हिंट मैं तुम्हें देता हूं, हिंट कैसे निकलना है इसका। ठीक है, हिंट क्या है, आपको कहता है एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल्स हैव इक्वल रीडिंग्स। यस, कैसे करना है इसको, सिंपल मैं बताता हूं। फॉर्मूला तुमने देखा, डिग्री सेल्सियस ओवर 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9, ये फॉर्मूला था। दिस इज द फॉर्मूला। आपको सिर्फ और सिर्फ दोनों, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है दोनों को सेम रखना है। अगर दोनों को सेम रखना है, पता क्या करो, दोनों को x मान लो, इस तो क्या हो जाएगा, x ओवर 5 इक्वल टू x -32/9। सॉल्व करो, आंसर लाओ। तुम्हारे पास इसको सॉल्व करने के लिए 90 सेकेंड्स हैं। चलिए लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या होगा इसका आंसर, क्या विचार है इसके बारे में, जल्दी से बताएंगे, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, करो भाई, करो 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 करो, बढ़िया से करके दिखाओ। यस 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 यस, क्या लगता है भाई मैथ्स आ गई थोड़ी सी। अभी शुरू की जो केमिस्ट्री है ना, जो बेसिक्स केमिस्ट्री है, इंट्रोडक्शन वाली बेसिक केमिस्ट्री है, उसमें फिजिक्स भी दिखेगी, मैथ भी दिखेगी, केमिस्ट्री भी दिखेगी, हो सकता है कल को बाकी सब्जेक्ट्स भी दिखे। चैप्टर कौन सा चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है भाई। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा इसमें, करे सॉल्व और कर दूं क्या, कर दे, चलो फिर ये क्या हो जाएगा, ये आ गया 9x, इसको मैं इधर ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भैया, इक्वल टू 5 इंटू x -32, ये आ गया 9x इक्वल टू 5x माइनस मल्टीप्लाई करोगे 160, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो गया, इसको इधर ले जाते हैं, तो 9x माइनस 5x इक्वल टू -160, 4x इक्वल टू -160। यहां से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है -160 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज -40। तो x कितना निकल के आ रहा है, -40 निकल के आ रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट क्या रहेगा, -40 रहेगा ध्यान से। तो ऑप्शन कौन सा करना है, सी मारना है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज करेक्ट। यस, थोड़ा पोल स्लो चल रहा है आज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, डन। वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। अबे वैल्यू पुट करेगा ना, जब जेई के क्वेश्चंस आएंगे तो वैल्यू पुट करके मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो जाता है कई बार। तो ध्यान से 82.37, जिग्नेश फिर से सही है, राहुल, अमन, साहिल, हिमांशु, निखिल, गुड। चलो अब आपको एक मीम दिखाता हूं, तुम्हें अब तक समझ आ गया होगा, अब तक समझ आ गया होगा कि अपने पास जिग्नेश हैकर है सर मीम से समझाते हैं, है ना, तो मीम से समझाते हैं, तो एक काम करते हैं, लो फिर आपको ना ये मीम समझ आना चाहिए। अगर आपको ये पिछले 15-20 मिनट का टॉपिक समझ आया तो ये मीम आपको समझ आ जाना चाहिए। बताओ मुझे, सर जिग्नेश हैकर है, सब बैचेस में क्या फर्स्ट ला रहा है क्या ये रैंक, जिग्नेश हैकर है फिर तो हाँ, ये मीम समझा के बताओ मुझे तुम लोग, ये मीम समझ आ रहा है क्या आप लोगों को? अगर मीम समझ आया तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे, यस, तभी आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्या होता है इसमें भाई, फ़ारेनहाइट वाला कन्वर्जन कर लोगे तुम लोग, करना जरा, करना, इसको सबको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करना। चलो आपका होमवर्क है, आप इस मीम को समझाओ मुझे। इतना हिंट दे देता हूं, ये नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है, क्योंकि नॉर्मल लग रहा है, इसमें टेम्परेचर काफी ज्यादा है, और ये तो आइडिया भी दे रहा है ना, 80 डिग्री सेल्सियस, ओ भैया बहुत ज्यादा गर्मी, तुम 40 पे रोने निकल रहे, 80 पे तो बहुत ज्यादा होंगे, और इसमें टेम्परेचर बहुत कोल्ड है। तो ये आपको ना कन्वर्ट करना, और होमवर्क आपका यही है कि आप इसको बताओगे कितने कितने आ रहे हैं, ठीक है, यस, कितना आ रहा है, करना करना करना, बहुत सही है इसका, ठीक है। हाँ, ये आई थिंक मुझे जितना याद है, ये आई थिंक कुछ क्लोज टू 30 डिग्री सेल्सियस आता है, और ये जो आता है क्लोज टू -173 के आसपास कुछ आएगा, अप्रोक्सीमेट नहीं बता रहा, आसपास होगा कुछ, ठीक है, इसके आसपास कुछ आएगा। तो ऑब्वियसली ये बहुत ठंडा है, ये नॉर्मल है, और ये तो ऑलरेडी 80 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बहुत ज्यादा है, यस। हाँ चलो फिर अब बात करते हैं आपके घर वालों की।
लेट्स टॉक अबाउट एटम, जहां से ये चैप्टर अब स्टार्ट होगा। हो गई आपकी बेसिक? यस, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो आपका एटम क्या होता है? ठीक है, हां, एटम क्या होता है? देखो यार, घर में तुम्हारे, मान लो तुम्हारा एक घर है, घर में घर वाले हैं, तुम्हारी एज होगी कुछ, मान लेते हैं इनकी अंकल की एज कितनी ले ले, लेट्स टेक द एज एज 40 ले लेते हैं। चलो अंकल की एज कितनी ले ले, 40 ले लेते हैं। 40 के अंकल हैं, नहीं 40 ज्यादा हो जाएगा, 35 ले लेते हैं। 35 के लिए अंकल ले लेते हैं, अंकल जी 35, आंटी जी 32। ठीक है, बेबी गर्ल कितने ले ले, बेबी गर्ल को ले लेते हैं, लेट्स से 6 इयर्स की बेबी गर्ल है, एंड बेबी बॉय इज 2 इयर्स ओल्ड। ठीक है, ये एज ले ली मैंने। ओके, क्या होता है एटम? तो आप बताओ, इसमें सबसे छोटा कौन है एज में? सबसे छोटू कौन है? आप बताओ, व्हाट विच गाय इज सबसे छोटू? जल्दी जल्दी जल्दी, सबसे कम एज किसकी है? यस, सबसे कम एज किसकी है? किसकी है सबसे कम एज? जो सबसे छोटा कौन है? बेबी बॉय है। तो यार ये जो बेबी बॉय है ना आपका, दिस गाय, ये जो बेबी बॉय है, दिस बेबी बॉय इज द एटम ऑफ द फैमिली। बेसिकली सबसे छोटा मेंबर, जो सबसे छोटा मेंबर होता वो क्या है? वो आपका घर का एटम है। इसी तरह से और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां बात करते हैं, अब इनको एज बढ़ानी पड़ेगी। यहां अंकल की एज होगी 56 मान लेते हैं, या मान लो 52 है, या अलग फैमिली है उससे कोई लेना देना नहीं है। मान लेते हैं भैया जी की एज है, खेल रहा है तो 18 की एज मान लेते हैं इनकी। और छोटी बच्ची आपकी एज हम लोग 7 रखते हैं। तो आप हमें यह बताइए कि सबसे छोटा इसमें कौन है? सबसे कम एज इसमें किसकी आ रही है? छोटी बच्ची की आ रही है। यस, छोटी बच्ची हो गया। तो छोटी बच्ची जो है, इसको क्या बोलोगे? यहां पे आप इसको एटम बोलोगे और यहां पे आप इसको एटम बोलोगे। तो बेसिकली सवाल यह है, घर का सबसे छोटा परिवार जो है, सबसे छोटा आदमी जो है, बच्चा बच्ची जो भी है, उसको अपन प्यार से बोलते हैं एटम। तो व्हाट इज एटम? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द फैमिली। जो भी आपकी फैमिली का सबसे छोटा बच्चा है, जो भी आपकी, अगर हम लोग एटम्स की बात करें तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट इज कॉल्ड एटम। छोटी बच्ची हो क्या? बिल्कुल। तो सीधी सीधी बात कर दे। यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये अकेला रह सकता है? अगर मैं बच्चे को बोलूं, बच्चे बाहर चला जा, आज से तुझे घर खुद से सेट करना है, खाना तुझे खुद से, कमाना तुझे खुद से, रहना तुझे खुद से है, क्या ये बच्चा कर पाएगा? क्या ये बच्चा कर पाएगा? इन बच्चे को छोड़ो, अरे 7 साल की बच्ची, इससे पूछ लेते हैं, क्या ये छोटी बच्ची सरवाइव कर सकती है? नहीं कर सकती। तो क्या ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकते हैं? इनका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इट इज पॉसिबल। कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। इस केस में तो नहीं कर सकते। कल को मान लेते 17-18 साल की होती तो शायद कर भी लेते। तो व्हाट इज एटम? ऐसा अपने घर का सबसे छोटा बंदा जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, इज कॉल्ड एटम। तो एटम्स क्या होते हैं? एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो यहां पे डिफाइन कर देते हैं व्हाट इज एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल से समझ आएगा। एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे हाइड्रोजन है मेरे पास, जैसे मेरे पास हीलियम है, जैसे मान लो मेरे पास ऑक्सीजन है, जैसे मान लो मेरे पास क्लोरीन है, जैसे मान लो मेरे पास नियॉन है। ये आपके पास क्या है? दीज आर एटम्स। अब हो सकता है, देखो क्या ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करेगा? भाई हाइड्रोजन ना एग्जिस्ट करता है H2 जैसे, तो क्या इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? आप बोलोगे इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या हीलियम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? हां, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। क्या ऑक्सीजन का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? ऑक्सीजन O2 या O3 करके एग्जिस्ट करता है, तो इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। क्लोरीन एग्जिस्ट करता है Cl2, तो इसका भी नहीं है। नियॉन एग्जिस्ट कर लेता है। तो एटम क्या होता है? सबसे छोटा आदमी,
सबसे छोटा पार्ट ऑफ एलिमेंट जो कि एग्जिस्ट करे या ना करे इंडिपेंडेंटली, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें लेना देना क्या, सबसे अकेले छोटे पार्टिकल से। ठीक है, यस और नो, हां या ना, जल्दी से दसो। ये चीज क्लियर है क्या आप लोगों को? जल्दी 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 जल्दी। डन 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 डन। ठीक है, ओके, हां या ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलो फिर एक काम करते हैं, कुछ और सवाल ले लूं, और सवाल ले लूं कुछ इसमें से। जैसे मान लो मेरे पास है सल्फर है, मान लो मेरे पास सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया जैसे मान लो, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया जैसे मान लो। सल्फर एग्जिस्ट करता है S8 में, फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है P4 में, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2 में। तो इंडिपेंडेंटली तो कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप इन सबको क्या बोलोगे? एटम बोलोगे। इन सबको क्या बोलोगे? एटम बोलोगे। यस और नो? क्या एटम क्लियर हो गया सबको? किसी को एटम में कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा है तो बता दो। यस 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 यस, ये तो आई थिंक क्लियर है सबको। हां, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फिर तो इस क्वेश्चन को आई थिंक इस तरह से कर लेते हैं। ये वाला टेबल आई थिंक तुम सबके सब कर लोगे, खुद से बना लोगे। बना दे एक बार टेबल। ये तो कर ही लिया मैं सारे एलिमेंट्स, तो इसको रहने देते हैं अभी। ये एलिमेंट आपके हो चुके हैं सारे के सारे, ठीक है, यहीं पे मैंने बना दिया आपका। दैट इज, ये क्या है? ये बता रहा है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये आपके सारे के सारे क्या बता रहा है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बता रहा है। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, और भी एलिमेंट्स हैं क्या? इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है? बहुत बढ़िया। नहीं पढ़ा हुआ, जितने मैंने बोर्ड में कर दिए लिख दिए, ये काम के हैं, इसको याद रखने हैं। ठीक है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज तो पता है ना, एक चीज तो पता है कि एटम आपसी सारी दुनिया जो है, आप जो हो, ये टीवी जो है, ये स्क्रीन जो है, आपके मोबाइल्स जो हैं, सब किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। तो एटम इज द वन जिससे आपका सब कुछ बना हुआ है। यस और नो? हां। तो अब बात करते हैं आपके एटम के अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं। तो यहां से अब आपको कुछ चीजें पढ़ी होंगी, कुछ चीजें आपने नहीं पढ़ी होंगी। सुन लो ध्यान से। एटम जो है उसके अंदर आपके पास ये होता है न्यूक्लियस। अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर एक होता है प्रोटॉन, एक होता है आपका न्यूट्रॉन। यहां पे आ गया न्यूट्रॉन। ठीक है, ये आपका एटम है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो न्यूक्लियस के बाहर का जो भी पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। हां या ना? ये पढ़ रखा, सबको आता है इसका आइडिया, सबको पता है इसके बारे में? यस। अब मैं आपको कुछ नई बातें बताऊंगा, अगर शायद पता है वेल एंड गुड, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे यह बताओ कि आपका हां, ठीक है, आप मुझे यह बता दो कि आपके पास इन सारे पार्टिकल्स को यहां पे मैं लिख देता हूं कुछ चीजें। प्रोटॉन को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनको सबको मिलके बोला जाता है न्यूक्लाइड्स। ये पता है क्या आपको? ये पता है क्या आपको? हम इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लाइड्स बोलते हैं। डन। आगे बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। ये कुछ टर्म्स हैं, ये पता होनी चाहिए। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, ये नाम अब याद रखने हैं। इसको बोला जाता है न्यूक्लाइड्स, इसको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपका जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनकी जो पोजीशंस हैं ये एग्जिस्ट करते हैं इन न्यूक्लियस। ये कहां एग्जिस्ट करता है? न्यूक्लियस के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी पोजीशन क्या है? इसको, इसकी जो जगह है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में एग्जिस्ट करता है। तो आपको दिमाग में रखना है क्या क्या टर्म्स हैं। इसको न्यूक्लाइड्स, तीनों पार्टिकल्स को न्यूक्लाइड्स बोला जाता है। और तो और दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये तीनों जो हैं इनको बोला जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब क्या है?
ये पार्टिकल्स है जिनको हमें पढ़ना है। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं सर आप क्वार्क्स बता दो। भैया जितना लेवल पे पढ़ना है, जितना जेई पूछ रहे हैं उतना करना है। हम यहां पे पीएचडी नहीं कर रहे हैं, हमें यहां पे सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट चीज पढ़नी है। हम लोग एटम तक रहेंगे, ठीक है, हम लोग क्वार्क्स की दुनिया में नहीं जाएंगे। हमारे लिए सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है? ये पार्टिकल्स हैं। एटम्स 3 चीजों से बना हुआ है। जो एटम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपका ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके अंदर आगे पीछे नीचे ऊपर ऐसे न्यूक्लियस में 60 से ज्यादा पार्टिकल्स हैं। हमें वो सब नहीं पढ़ना, बोसॉन्स मीसॉन्स ये सब नहीं पढ़ने आपको, ठीक है। जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, डोंट बी। हाँ, ये है ना, ये हमारे चाचा चौधरी है जो बैठे हुए इधर, सुन लो, जितना काम का है उतना पढ़ना है, ठीक है। अब यहां पे लोग बोलेंगे न्यूट्रिनोज, एंटी न्यूट्रिनोज। अबे ठंड ठंड रख, ठीक है। हां, काम की चीज बता रहा हूं, एक्स्ट्रा चीजें आपको पढ़नी है। टाइम तो तुम्हारे पास है नहीं, बर्बाद करना टाइम तो फिर आप पढ़ सकते हो उसके बाद, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का लॉजिक क्या? अबे न्यूक्लियस के बाहर जो होता है उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर बोलेगा, कोई लॉजिक नहीं है उसका। नाम डाल दिया कि न्यूक्लियस के पड़े चीज जो है उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर बोल दिया, ठीक है। डन 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 डन। मैं फिर एक ही चीज बोलता हूं, यहां पे ज्ञान लेने आए हो, दे दिया मत करो, ठीक है। बोसॉन्स, मीसॉन्स, स्ट्रिंग थ्योरी, ओहो सारे साइंटिस्ट तो यहीं बैठे हैं। तुम तो गलत आ गए, तो भाई तुम्हारी डिवीजन गलत है। तुम लोग वहां बैठो है, ये जो बड़े होती है ना एलएचसी वगैरह, वो काम करो यार। तुम लोग स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ो। तुम लोग ये कहां तुम लोग 11 12 में पढ़ रहे हो? हाँ पागलों। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, और मैं यहां पे काम की चीजें बता रहा हूं, सुनते जाना। हर एक चीज का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, ठीक है। यस, पहली चीज, क्या आप इलेक्ट्रॉन्स को देख सकते हो? कुछ ऐसा, ये मस्त डायग्राम है। आप रियल में इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं। रियल में इलेक्ट्रॉन्स को देखा नहीं। कोई बोल रहा सर ये इलेक्ट्रॉन बनाए हुए हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को आप देख नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हम लोग अभी बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में लाइट मार रहे हैं, एक तरह से उससे रिफ्लेक्टेड लाइट देख पा रहे हो। एक तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देख सकते, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये बस फैंसी सा डायग्राम है दिखाने के लिए कि हाँ हाँ ऐसा कुछ है। सर ये तो सोलर सिस्टम लग रहा है। भाई ये बस तुम्हारे को इंटरेस्ट दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ मामला है हमारे पास, ठीक है। यस, चलिए सुनो मेरी बात, जो काम की चीजें मैं वो बता देता हूं। अब फालतू चीजें मत पूछना, जो काम की चीजें सिर्फ उतना बता रहा हूं। आप लोग ना सही में फालतू की चीजें पूछ रहे हो बहुत सारी। आपको इतना पता है, क्या आपको स्केल्स का डिस्कशन हो चुका है? अपना बता दो। क्या आपने, 2 तरह के स्केल्स होते हैं, एक आपका एसआई स्केल होता है, एक आपका सीजीएस स्केल होता है। क्या इनका डिस्कशन हुआ है फिजिक्स में? इतना बता दीजिए ताकि उसी के हिसाब से आगे चले। जल्दी से बताओ, क्या इसका डिस्कशन हुआ है? हाँ या ना? तो अगर ये डिस्कशन हुआ है तो मुझे इनके यूनिट्स बता दो। लेंथ, मास, और कौन सा चाहिए आपको? टाइम, चार्ज। चलो अगर ये डिस्कशन हुआ है तो इसके यूनिट्स बता दो मुझे। हुआ है फिजिक्स में? बहुत सही। अभी शुरू में ना कुछ टॉपिक्स हमारे ओवरलैप करेंगे, कुछ आप फिजिक्स में पढ़ोगे, कुछ केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो मुझे बस जल्दी से बता दो, अगर आपका हुआ है, लेंथ को किस यूनिट में मेजर करते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी। यस, आई थिंक लेंथ को मेजर किया जाता है यहां पे मीटर्स में, तो मीटर लिख देता हूं, एम, ठीक है। लेंथ, मास को किस में मेजर करोगे? केजीज में, किलोग्राम। टाइम किस में मेजर होता है? सेकेंड्स में। और चार्ज किस में मेजर होता है? कूलम में। तो दिस इज कूलम। क्या ये यूनिट्स पता है आपको या पहली बार सुन रहे हो? करा हुआ है? चार्ज एम्पियर में मेजर कर दिया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने यार, है अमेजिंग पढ़ा आप लोगों ने। चार्ज कूलम होता है, कूलम लिख दिया मैंने, ठीक है। वो एम्पियर जो होता है करंट होता है, अलग चीज है वो, अलग चीज, अलग चीज है वो, ठीक है। इधर आओ, C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर्स, तो ये सेंटीमीटर्स होता है। G स्टैंड्स फॉर ग्राम्स, तो ये ग्राम्स आ जाएगा। S स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स,
ठीक है, इसीलिए CGS। और चार्ज का यूनिट आई थिंक तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है, चार्ज का यूनिट नहीं पढ़ा तुम लोगों ने। इसका जो CGS यूनिट है वो होता है ESU। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगी फिजिक्स में 12th में। जो पहले 3 पढ़े हुए हैं वेल एंड गुड, जो नहीं पढ़े वो ये हैं। इसको आपको केमिस्ट्री में हमारे लिए इतना रेलेवेंट है। दिस इज द रेलेवेंट डेटा फॉर केमिस्ट्री। आपको यह चीज पता होनी चाहिए, इतना तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपको सवाल वो पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे पूरा, ये लिखना है। ठीक है, इनका डिस्कशन करना है आपको। अब आपको इसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन के पहले तो आपको डेटा बता देता हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। आपसे ना इनकी 2-3 बातें पूछी जा सकती हैं। क्या क्या पूछा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन का एक तो मास पूछा जा सकता है और एक आपका चार्ज पूछा जाएगा। तो जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कोई आप मुझे बता सकता है? इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे ई के ऊपर ऐसे नेगेटिव शो करते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? आप मुझे ये बता दो, व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? क्या ये वैल्यू पता है आप लोगों को, किसी को? यस। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में होंगे, वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, डिस्कवरी कैसे हो रही है बताएंगे। अभी के लिए ये बताओ व्हाट इज द मास। जो काम की चीजें हैं पहले वो देख लेते हैं, जिनसे सवाल आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, एक आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी पता नहीं तुम्हें कैसे समझ नहीं आ रहा। स्टार्टिंग की क्लासेस आर द ब्रिज क्लासेस बेसिकली, जहां पे आप लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हो जो आपको थ्रू आउट केमिस्ट्री में यूज होंगे। आप में से इनमें से बहुत सारे आप में से चीजें करी हुई हैं, बहुत अमेजिंग, एक रिवीजन हो रहा है, काम आएगा आपके। आप में से कुछ लोगों ने पहली बार पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा, याद हो जाएंगी। बट डोंट स्किप दिस क्लासेस। अगर ये क्लासेस स्किप हुई, ये टॉपिक स्किप हुए, बाद में डाउट आएगा और डाउट फिर वो क्वेश्चन को डुबाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अमेजिंग लेवल पे गलत आंसर दिए हैं। मास जो होता है वो होता है 9.107 इंटू 10 की पावर -31 kg, या फिर आप अगर CGS यूनिट में लिखोगे तो इट इज 9.107 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम्स। क्या ये वैल्यूज आपको पता है? हाँ, 1.6 का मास कर दिया है, बहुत अमेजिंग। इसीलिए ना, इसीलिए ये सब उल्टे सीधे आंसरों से बचने के लिए मैंने आपको आंसर बताया है। जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इसको देखो जरा, व्हाट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स, लेकिन नेगेटिव में। ठीक है, हां। और इसी को ESU में अगर आपको देखना है, यहां पे मैं SI वैल्यूज बता रहा हूं, यहां पे मैं CGS वैल्यूज बता रहा हूं, ये आ जाएगा -4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU। ठीक है, ये वैल्यूज आपको पता रहनी चाहिए। ESU वाली वैल्यू नहीं पता होगी आप लोगों को। ठीक है, क्यों, कैसे, किस तरह, इनका आंसर 1-2 क्लास के बाद एक्सपेरिमेंट से होगा। वाई दिस इज नेगेटिव, वाई दिस नंबर, ये सब क्वेश्चंस हम लोग जब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तब हमें पता लगेगा। मैं बस आपको रिवाइज करवा रहा हूं जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, डन 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 डन। हाँ, चलो अब आओ इधर आगे सुनो। कई बार ना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इस पूरी वैल्यू को ना, इस पूरी वैल्यू को, ये जो पूरी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इसको कई बार ऐसे ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ई से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप लोग -E करके भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, क्लियर है ये। ESU इज ए यूनिट, CGS यूनिट, इसके बारे में आगे आप लोग पढ़ोगे। अभी यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा है, वहां पे आएगा। ठीक है, पावर बहुत बढ़िया। अबे 1 kg में ना 1000 ग्राम होता है, ये तो पता है।
ये तो पता है, मल्टीप्लाई करना ये आ जाएगा। ठीक है, चलो, इज दिस थिंग क्लियर? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ या ना? ठीक है, चलिए, अब ये अगर आपको क्लियर है, ये अगर आपको क्लियर है, ऐसे ही ना, ऐसे ही हम लोग प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन का मास कितना होता है? जल्दी जल्दी देखो इसको, मास ऑफ प्रोटॉन, हाउ मच इज द मास ऑफ प्रोटॉन? दैट इज, बताओ, 1 पॉइंट, जल्दी बता दो जल्दी। दिस इज 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये है आपका SI यूनिट। और अगर CGS यूनिट की बात करता हूं तो 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। क्या ये वैल्यूज क्लियर है आपको? डन 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 डन, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, आगे बढ़ेंगे। ये क्लियर है? हां, अब सुनो, ऐसे ही जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वो इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है, लेकिन आपका वैल्यू पॉजिटिव में आता है, आता प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, या फिर इसमें लिखोगे 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU। दिस इज द वैल्यू। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पकड़नी है यहां पे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। आपका जो ये वैल्यू है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? दैट इज प्लस ई। क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको? आई थिंक अभी बताया था, दिस वैल्यू इज कॉल्ड ई। अगर मैं चार्ज को ऐसे लिख सकता हूं, उसी तरह से हमारे पास एक यूनिट है जिसको बोलते हैं AMU। इस वैल्यू को ना, इस पूरी वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं U से। तो दिस इज रिप्रेजेंट बाय 1U। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? U से। इसको प्यार से बोला जाता है यूनिफाइड मास। क्या होता है ये सब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसको बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। अभी के लिए इस पूरी वैल्यू को U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1U से। और इसके चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1E से। तो कुछ लोग ना प्रोटॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 और 1। इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी है, ये जो 1 है वो बता रहा है उसका मास, और जो नीचे 1 है वो बता रहा है उसका चार्ज। ये क्या है? ये ऐसे लिखा जा रहा है, प्रोटॉन का चार्ज, यहां पे आ जाएगा चार्ज, और यहां आ जाएगा प्रोटॉन का मास। तो दिस इज मास। तो ये आपका प्रोटॉन का मास। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन पता रहना चाहिए। ये रिप्रेजेंटेशन आपके ऊपर इंपॉर्टेंट है। अब इसमें डेटा बताया, डेटा, ये जो डेटा है, ये डेटा आपको दिमाग में रखना है। ये डेटा के ऊपर आपका सवाल आएगा। ये जो डेटा है, इस डेटा को आपको दिमाग में रखना है। अब इस डेटा के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आता है, उस पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं है, आए होए होए, इस वैल्यू को E नहीं बोलते। इलेक्ट्रॉन इज दिस, इलेक्ट्रॉन होता है E के ऊपर माइनस, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इसको, ये जो वैल्यू आपकी, दिस वैल्यू, होल वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय E। बस इस E से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यस और नो, बस। चलो भाई, अब जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं उस पे आओ। मेरा एक सिंपल सा सवाल है आप लोगों से, क्या आप लोग इसका आंसर कर पाओगे? एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, फाइंड मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आप मुझे इसका आंसर दे पाओगे? इसका आंसर बताओ। व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? M होता है मास, तो अगर आप चाहते हो मैं ऐसे लिख देता हूं, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। व्हाट इज द वैल्यू? इसकी कितनी वैल्यू आपकी आ रही है, जल्दी से बताएं। तो मुझे लगता है यहां पे कैसे करोगे, वैल्यूज आपको मैं बता देता हूं। दिस इज 1.6 इंटू 10 की पावर 67 ले लेते हैं, 67 इंटू 10 की पावर, यूनिट सेम रखना, -27 ग्राम्स। और ये कितना आ रहा था? ये आ रहा था 9.107 इंटू 10 की पावर -31 ग्राम्स। ये आ रहा था। सॉल्व करो भाई इसको, जल्दी से सॉल्व करके बताओ ये वैल्यू किसके आसपास आ रही है, किसके आसपास आ रही है? हाउ मच इज दिस वैल्यू? सॉल्व करना।
व्हाट इज दिस वैल्यू? ये जब आप सॉल्व करोगे ना, ये देखो, ये जाएगा आपका क्लोज वाइज सॉल्व करना कैलकुलेशंस, ये जा रहा है आपका 10 की पावर 4 में। सॉल्व करने के बाद ये अप्रोक्सीमेट कर देता हूं, अप्रोक्सीमेटली आता है 1837 के आसपास, 1837 के आसपास ये आएगा। कुछ बुक्स में 1836 है, कुछ में 1840 है, आप अप्रोक्सीमेटली 1837 ले लेते हैं। विच बेसिकली मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? ये है 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या यह बात क्लियर हुई आपको? तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन जो है वो आपका कितना है? क्या हो गया? अच्छा सॉरी, एक गड़बड़ कर दी मैंने, यहां पे हमने केजी वाला मास ले लिया, दोनों जगह हमने यूनिट वो ले लिया ना, केजी वाले ले लिया, तो इसको केजी कर दो। यूनिट गड़बड़ कर दिया मैंने, इसको केजी कर दो, केजी और केजी, ये ले लो। ठीक है, अब सही है, अब ठीक है। तो अब आपको दिमाग में रखना है ये वैल्यू, और अगर आप ये वैल्यू दिमाग में रखोगे, तो एक चीज समझ आ रही है, इलेक्ट्रॉन का तो मास ही नहीं है, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के आगे इट इज नेग्लिजिबल। तो प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम। तो इस वजह से जब भी हम लोग एटम का मास निकालते हैं, तो आप ना इलेक्ट्रॉन के मास को मानते ही नहीं हो। तो एटम का मास जो निकलता है वो सारे का सारा न्यूक्लियस से आता है। कहां पे आता है? आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से। ठीक है, क्या यह बात क्लियर हुई आपको? जल्दी से बताएंगे, इज दिस पॉइंट क्लियर? यस, डन। क्लियर हो गया? जल्दी बताओ, जल्दी। सॉर्टेड? चलो, अब मैं आपको एक और न्यूट्रॉन का और कर लेते हैं, फिर आपको एक वैल्यू बताऊंगा। न्यूट्रॉन और कर लेते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है उसका मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन जितना होता है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ये प्रोटॉन जितना ही होता है। कितना होएगा? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी, या फिर आप ले लोगे 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। ऑलमोस्ट प्रोटॉन जितना मास होता है, हल्का सा हैवी होता है पर इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बात करते हैं चार्ज की, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन का चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है वो कितना होता है? दैट इज 0। तो न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 0 होता है, बिल्कुल उसका कोई चार्ज नहीं रहता। तो आप न्यूट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने तरीका बताया। इसको कैसे लिख सकते हो? इसको 1U लिख सकते हो। क्या आप न्यूट्रॉन के मास को 1U करके लिख सकते हो? आई थिंक 1U करके लिखा जा सकता है इसको। यस, क्या इसको 1U करके लिखा जा सकता है? बिल्कुल। तो आप न्यूट्रॉन को ना हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका मास तो कितना है? मास तो इसका पूरा है 1 है, लेकिन चार्ज कितना है? चार्ज इसका 0 है। तो न्यूट्रॉन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूट्रॉन। डन। अब अगर ये चीज क्लियर हो गई है ना, अब पकड़ते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। चार्ज हो गया, हां, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन दिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, लिख लिया इसको आपने? जल्दी से बताओ, क्या आपने ये लिख लिया है? क्या ये लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, क्या ये लिख लिया है? वैल्यू है, वैल्यू इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन। एक सेकंड, इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन नहीं करा गया? इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये ना, इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? इट इज -1 एंड 0। मास ऑलमोस्ट 0, अभी बताया, मास ऑलमोस्ट 0 एंड चार्ज कितना होता है? -1। चार्ज कितना होता है? -1। चलो, तो ये काम करते हैं, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्या बोलता है? कहता न्यूट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल कैरिंग। आप बताओ, न्यूट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल कैरिंग क्या था? अभी बताया मैंने। न्यूट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
0 and 1 क्या होती है ये रिप्रेजेंटेशन? ऊपर आता है आपका मास, नीचे आता है आपका चार्ज। तो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है? चार्ज ऑफ 1 यूनिट, चार्ज तो 1 यूनिट नहीं है, मास ऑफ 1 यूनिट नहीं है। नो चार्ज एंड मास ऑफ 1 यूनिट। आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे, लेकिन मास कितना होता है? 1 यूनिट का होता है। यूनिट होता है AMU। दिस इज द यूनिट। ओके, क्या ये क्लियर है? तो इसी रिप्रेजेंटेशन से उसने डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ लिया। फिर से बोल देता हूं, न्यूट्रॉन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, प्रोटॉन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, और इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। ये रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डायरेक्ट सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि अभी मैंने बता दिए। ठीक है, यस। अगला सवाल करते हैं इसके ऊपर। चलो, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। ये लो, इसको करते हैं ट्राई। चलो, इस पे पोल दे रहा हूं मैं आपको। ये लो, स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट? आपको बताना है इलेक्ट्रॉन की कौन सी स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। चलो, गलत बतानी, गलत ध्यान से देखना, ठीक है? ओके। गलत स्टेटमेंट बतानी है इसमें, गलत वाली। गलत क्या है? इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। नेगेटिव तो है। इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? -1 0। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नीचे चार्ज होता है और ऊपर आपका मास होता है। तो चार्ज इज नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज तो सही है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 0 and 1। तो मास न्यूट्रॉन का, इसका 1 यूनिट होता है, इसका 0 यूनिट है। तो मास तो बराबर नहीं है, और मुझे लगता है यही स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट हो जाएगी। बाकी भी देख लेते हैं। इट इज अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर पार्टिकल्स इज करेक्ट। इट इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज करेक्ट। बाकी तो सही है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा इस केस में। यस, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने ठीक करा भाई? यस। थोड़ा पोल स्लो है यहां पे, पोल थोड़ा थोड़ा आज वीक चल रहा है। ठीक है, देखते हैं इस बार क्या बनता है। अगर ये पोल में वही हुआ जो हम सोच रहे हैं, तो 82% के आसपास। भाई जिग्नेश, तू सही बता, तुझे कैसे पता? तूने पक्का कुछ करा है जिग्नेश, हमें पता है कि तू कुछ हैकिंग कर रहा है। यहां पे जिग्नेश ने हैक करा हुआ सिस्टम। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर ना, इनफैक्ट एक मीम दिखा देता हूं तुम्हें, ताकि तुम्हें थोड़ा सा समझ आ जाए कि आपका सिस्टम वर्क कैसे करता है। कुछ ऐसा सही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में रहते हैं, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बेचारा कोने में रोता रहता है। ऐसा ही अपना इलेक्ट्रॉन, पूरा एटम ऐसा ही है ना? पूरे का पूरा एटम तो ऐसे ही वर्क कर रहा है हमारा। यस और नो? डन 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 डन। चलो, अब एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं स्पेसिफिक चार्ज की। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। उसके ऊपर भी सवाल आते हैं, तो वो कर लेते हैं थोड़े से। ठीक है, जल्दी करेंगे, जल्दी। ठीक है, टेंशन नॉट, उसको भी पकड़ना पूरे को। दैट इज स्पेसिफिक चार्ज। तो वो मैं आपको यहां करा देता हूं। ये तो लिख दिया हम लोगों ने। स्पेसिफिक चार्ज के लिए यहां पे आ जाते हैं। दैट इज, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। इसके ऊपर ना डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज? ये टॉप है कुछ नहीं, आपने चार्ज करा, मास करा। जिग्नेश को कॉल करेंगे आज, हम लोग कॉल करने वाले हैं इसको। ठीक है, देखो यार, चार्ज बटे मास का रेशियो को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। सिंपल भाषा में क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज? इट इज रेशियो ऑफ चार्ज टू मास। बस सिंपल भाषा में चार्ज का मास का रेशियो क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज होता है। तो अगर आपको स्पेसिफिक चार्ज निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट इज सिंपली चार्ज ऑफ पार्टिकल, जिसका भी चार्ज निकाल रहे हो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ पार्टिकल। मास ऑफ पार्टिकल। तो ये आपका रेशियो रहता है किसका? स्पेसिफिक चार्ज का। क्या होता है? कोई भी चीज का चार्ज बटे मास। एग्जाम्पल के लिए
आपके सामने काम करता हूं, मैं कैलकुलेट करता हूं किसका, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चलो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंपली चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, यही होगा ना, मास ऑफ प्रोटॉन। तो काम करता हूं एसआई में कैलकुलेट करें। अब ये आपको यूनिट देखना पड़ेगा, हम लोग एसआई में कैलकुलेट करते हैं। तो एसआई में चार्ज कितना होता है, इट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाय मास कितना था इसका, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस कितना था, 27 किलोग्राम। ये आ गया, सॉल्व करो भाई इसको, ये आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -19 प्लस 27। तो करो भाई सॉल्व इसको, कितना बैठ रहा है ये बताओ जल्दी से। यूनिट आ जाएगा कूलम पर किलोग्राम, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.9 ले लेता हूं, 9 कर देता हूं इंटू 10 की पावर, तो कितना आ गया, 9 आ गया ना, ये +9 कूलम पर किलोग्राम। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली, ये आ रहा है 9.9 इंटू 10 की पावर +8 कूलम पर केजी। अप्रोक्सीमेट निकाल रहा हूं मैं, तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, कैलकुलेशन तुम लोग एग्जैक्ट कर लेना। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ओके, यस और नो। अप्रोक्सीमेट निकाल रहा हूं, मैंने कहा कुछ कह रहा हूं, कितना आ गया, अच्छा 8 आएगा ना यहां पे, सॉरी 8 आएगा, 8 होगा, यहां पे 7 आ जाएगा फिर। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा एरर हो गया, यहां पे 8 कर दो, यहां पे 7 कर दो, तो ये आ जाएगा 8 और यहां पे आ जाएगा 7। चलिए ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, डन 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 डन, अप्रोक्सीमेट बताया मैंने, अप्रोक्सीमेट इतना होगा। ठीक है, हां जी, चलिए चलिए चलिए, जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया, आप लोगों को सॉल्व करना है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिन्होंने ये सवाल कर लिया उनको स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको निकालना है न्यूट्रॉन। सारे जल्दी करोगे, जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया है आप लोग इलेक्ट्रॉन का निकालें और फिर प्रोटॉन का निकालें। चलो जल्दी से जल्दी से, क्या करना है अब आपको, यहां पे निकाल लो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ, पहले न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं, न्यूट्रॉन निकाल लो। ठीक है, और इस तरफ आप निकालना स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो जल्दी से निकालो, क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का क्या होता है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो कितना हो जाएगा, आप निकालो जरा, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना भाई, इट इज सिंपली 0 डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी। कितना आ जाएगा, और सीधा 0 आ जाएगा, दिस इज 0। यस, ये याद नहीं करना, जो चीज कैलकुलेट की जा सकती है उसे कैलकुलेट करना है, दिमाग में कम से कम चीजें रटो, जितना कैलकुलेशन हो सकती है उसे कैलकुलेशन तक रखो। ओके, और ये करोगे कितना आ जाएगा, इसका आंसर बताओ जल्दी से, इलेक्ट्रॉन का कितना आ रहा है, कर लोगे। चलो इसको मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप घर जाके करके आना। ऑल राइट, चलो मेरे भाई, अब ये क्लियर हो गया आपको, तो एक काम करते हैं आपके पास, ठीक है, यहां से अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर और उनके सिंबल्स की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक नंबर। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। ओके, अब इनफिनाइट नहीं होगा, इनफिनाइट नहीं होगा, मैं कुछ होमवर्क के लिए छोड़ू ना, तुम लोग पागल हो जाते हो। ये आ जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, मास केजी वाला लेना है तो 9.107 इंटू 10 की पावर -31 केजी। ये कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आता है। इनफिनाइट कर दिया, बताओ, एक चीज छोड़ी उसको भी इनफिनाइट कर दिया। चलो बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, ध्यान से सुन लो, ध्यान से। ठीक है, एटॉमिक नंबर पढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ आप में से डीट हो, ठीक है, कुछ भी करूं, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा है,
बट हाँ मजा बहुत आ रहा है। कहां गया भाई वो दिखा देते हैं। देखो देखो, आप में से ना बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है इसके साथ रिलेट करोगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो हैं। ग्रेट खली को देखा आप लोगों ने? ग्रेट खली को, ये जो ग्रेट खली का इंस्पिरेशन है, जा रहा हूं एग्जाम देने 1% नॉलेज और 99% फेथ के साथ। मुझे लग रहा है ज्यादातर लोगों का ऐसा ही होगा, क्योंकि ये जो इनफिनाइट वाले लोग हैं ना, बस यही है, इनफिनाइट वाले ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अबे मास बता दिया, चार्ज बता दिया, बस मल्टीप्लाई करना उसको, बट नहीं, इन लोगों को अपना लगाना है पूरा। कभी कभी लगता है कि कहां हूं मैं। चलो, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? सिंपल भाषा में क्या होता है एटॉमिक नंबर? बहुत आसान है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सिंपल भाषा में बोलूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं उसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। रिप्रेजेंट करते हैं Z से, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम, या तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे पास यहां पे मैं हाइड्रोजन लेता हूं, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ऐसा दिखता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इसके पास ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज Z वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन, तो Z इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। बात करते हैं हीलियम की। हीलियम का न्यूक्लियस ऐसा दिखता है, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस, तो आप बोलोगे कि इसके अंदर Z वैल्यू कितनी है इसकी? आप बोलोगे 2 होती है। ये तो समझ आ जाएगा आपको। यस, हां, और ऐसे ही आगे करते जाओ। लिथियम में, लिथियम की कैलकुलेट, एक लिथियम और करा देता हूं। लिथियम का न्यूक्लियस ऐसा दिखता है, 3 प्रोटॉन होते हैं, 4 न्यूट्रॉन होते हैं और चाचा के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Z वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है? यस, हाँ 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 हाँ, डन 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 डन। चलो लिख लिया इसको, जल्दी बताओ जल्दी। डन। व्हाट इज न्यूट्रल एटम? सवाल आ रहा है, जिस पे चार्ज ना हो। न्यूट्रल मतलब जिस पे चार्ज ना हो, जिसका चार्ज ना हो। जैसे सब देखो, हाइड्रोजन के ऊपर मैंने H प्लस या माइनस नहीं लिखा, हीलियम के ऊपर H प्लस या माइनस नहीं लिखा, लिथियम के ऊपर प्लस माइनस नहीं लिखा। न्यूट्रल मतलब जिस पे चार्ज नहीं हो, उसको बोला जाता है आपका क्या? आप न्यूट्रल एटम। यस, ठीक है, डन 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 डन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? सिंपल भाषा में आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को हम लोग प्यार से बोलते हैं मास नंबर। शो किया जाता है इसको ए से। तो मास नंबर क्या होता है? सिंपल सिंपल भाषा में आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, हाइड्रोजन तो डेक्लोसी। हाइड्रोजन कैसा था? ये देखो, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस बना रहा हूं, तो एक आपका प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है, तो इसका ए वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 0 दैट इज 1। हीलियम था आपके पास, हीलियम के अंदर न्यूक्लियस कैसा था? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, कितना हो जाएगा ये वैल्यू? ये हो जाएगी 2 प्लस 2 दैट इज 4। मान लो आपके पास लिथियम है, इसका न्यूक्लियस ऐसा दिखता है, 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, तो ए वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 4 दैट इज 7। क्या ये कैलकुलेशन करी है आप लोगों ने? अरे शेल तक आ जाएंगे चाचा, कितनी शेल है, कैसे है, क्यों है, पूरा चैप्टर है भी। जितना करा रहा हूं उसको सुनो। डन डन डनाडन डन। इसमें कुछ दुख दर्द कष्ट पीड़ा है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तेरी ये क्या किया मैंने?
यस, चलो ये हो गया आपका, डन डन डन। अरे यार वो शेल्स अलग अलग होती हैं मेरे भाई, ये अलग अलग होती हैं, मुझे पता है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। ले हटा दी तेरी शेल। अब तुझे बताऊं ऐसे, ये एक होगा, ये कोई बोलेगा सर ऐसे दूसरी में डाल दो। अबे वो शेल वाला डायग्राम बाद में करेंगे। चलो इधर तक क्लियर है, ये तक क्लियर है, इनमें कोई दुख, इसमें कुछ दर्द, इसमें कुछ पीड़ा। यस, डन 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 डन। चल मेरे भाई, अब अगर ये क्लियर हो गया है तो एक काम करते हैं, आपके पास कुछ बोल रहा है कि सर मुझे सारे नंबर याद करने हैं, सब नंबर याद करने हैं, तो वो देखो जरा क्या है। वो है आपके पास सीधी सीधी भाषा में, दैट इज एटॉमिक नंबर जो आपका है, इसमें एक है, ये कौन सी वैल्यू है, इसको बोलते हैं आपका Z वैल्यू, ठीक है। और एटॉमिक मास कौन सा है, A वैल्यू, ठीक है, Z एंड A, ये वैल्यू आपके पास। हाइड्रोजन एक एक बता दिया मैंने, हीलियम 2 4, ये याद होना चाहिए। प्लीज रिमेंबर दिस इन नेक्स्ट क्लास, रिमेंबर दिस। पहले 20 एलिमेंट्स का तुम्हें याद होना चाहिए। लिथियम 3 और आपका 7, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे यहां पे, मैं चाहते हो लिख देता हूं, 0 2 4, ये न्यूट्रॉन्स हैं, दीज आर न्यूट्रॉन्स। यहां पे 5, यहां पे 6, यहां पे 6, यहां पे 7, यहां पे 8, यहां पे कितना आ जाएगा 10, यहां पे आ जाएगा 10। ऐसे ही न्यूट्रॉन्स इधर लिख देता हूं, यहां पे आएंगे 12, यहां पे आएंगे 12, यहां पे आएंगे 13, यहां पे आएंगे 14, यहां पे आएंगे 16, यस, यहां पे आ जाएंगे भैया 16, यहां पे आ जाएंगे। यार अब ये ना, इसको रखो खाली, बताऊंगा इसका रीजन। इधर आएंगे 22, इधर आएंगे तुम्हारे 20, इधर आएंगे तुम्हारे 20, यस और नो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट में दे रखा है, इसका रीजन मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, जब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। इसका अभी के लिए अगर चाहते हो, ये एक चीज होती है, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स, बस इतना लिख लो, आइसोटोप्स, रीजन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इतना आइसोटोप्स लिख लो, बस इतना लिख लो, ओके डन। अच्छा यहां पे 14 लिख लो, इसको यहां पे गड़बड़ कर दी हमने, दिस इज 14, तो दिस इज 14, बाकी सही है, बाकी सही है, हाँ हाँ 14 14 14 कैलकुलेशन हो गई। ये आपको याद रख के आना है, अगर ये याद नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में आने का फायदा नहीं है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन इसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। डन डन डन। इज दिस मामला सेट, ओके देन। तो एक काम करते हैं इसके ऊपर सवाल, क्योंकि आपको ना सीधा सीधा वो क्वेश्चन पूछेगा। तो किसी भी एलिमेंट का पहले बात करते हैं सिंबल की। अभी 10 मिनट हैं, शांति से सुन लो, 10 मिनट हैं, चुपचाप पढ़ लो। 10 मिनट के बाद आपके सारे क्वेश्चन आंसर करूंगा मैं। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लो अगर कोई एलिमेंट एक्स है, तो उसके सर पे लिखा होता है उसका मास नंबर, उसके पैरों में लिखा होता है उसका एटॉमिक नंबर। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1। या तो ऐसे लिख लो, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों को एक तरफ लिख दो, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि दोनों को आप, इसको ए को पहले लिख दो या फिर जेड को बाद में लिख दो। पॉइंट ये है कि तुम्हें सर पे रखना है एटॉमिक मास नंबर, नीचे ऊपर रहेगा मास नंबर, नीचे रहेगा एटॉमिक नंबर। जैसे मैं हीलियम को ऐसे लिख सकता हूं 4 2, जैसे मैं हीलियम को ऐसे लिख सकता हूं 4 और 2, जैसे मैं हीलियम को ऐसे लिख सकता हूं 4 और 2, मैं कैसे भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी, एनीथिंग इज एक्सेप्टेबल। जैसे मान लो लिथियम लिखना है तो लिथियम 7 और 3, जैसे मान लो सोडियम लिखना है, सोडियम का क्या होता है 23 और 11, ठीक है। डन, यस 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 भैया, इज्जत से पढ़ोगे, मजा बहुत आएगा। सारी चीजें बेसिक से मैंने आपकी क्लियर कर दी हैं, लेकिन अगर आपने इसके अंदर अपना फालतू दिमाग लगाया तो गड़बड़ बहुत ज्यादा है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कह रहे हैं कि याद रखने हैं, भैया याद रखने हैं आपको। ये पूरा टेबल जो आपको सामने बनाया,
इसको आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट। ठीक है, आपको बेसिक 20 एलिमेंट्स बोल रहा हूं, अभी 20 एलिमेंट ही याद नहीं कर पाओगे तो आगे कैसे चलेगा, आगे तो दिक्कत आएगी ना भाई। यस, चलो ये सिंबल लिख लिया आप लोगों ने, क्या ये सिंबल लिख लिया आप लोगों ने, हां या ना, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, तभी आगे बढ़ेंगे यार, ऐसे फायदा नहीं आगे बढ़ने का। हाँ या ना, सॉर्टेड। चलो अब आते हैं आपके मेन कैलकुलेशंस पे, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ एटम। सुनो, कभी भी जिंदगी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं तो वो बराबर होते हैं Z के, कभी भी जिंदगी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो वो बराबर होते हैं Z के, कभी भी जिंदगी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो वो बराबर होते हैं आपके A माइनस Z के। ये तीनों को अगर आप याद कर लोगे तो आपके सवाल ऐसे ही बन जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा है, आप जैसे हीलियम ले लेते हैं, तो हीलियम के अंदर 4 और 2, तो आप क्या करोगे, आपको पता है किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हीलियम A और Z ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप यहां से देखोगे A की वैल्यू कितनी आ रही है 4, Z की वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो कोई पूछेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन हीलियम, तो कितने आ जाएंगे, Z के बराबर 2। कोई पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हीलियम, कितने आ जाएंगे, Z के बराबर 2। कोई पूछेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हीलियम, कितना निकालोगे, A माइनस Z करोगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2, दैट इज कमिंग आउट एज 2। क्या ये कैलकुलेशन क्लियर है आपको, यस क्या ये कैलकुलेशन क्लियर है। ये लास्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुन लोगे तो बढ़िया से हो जाएगा, अदरवाइज बर्बादी के रास्ते पर हो तुम। ओके, यस यस यस। चलो तो एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। चलो इसको करके बताओ आप लोग, ठीक है, इसको करके बताओ। सोडियम दे रखा आपको, कहता फाइंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर निकालना है आपको, दैट इज Z, एंड फाइंड मास नंबर, दैट इज A। तो ये कैलकुलेशन करके दिखाओ। आपको सोडियम दे दिया उसने, सोडियम क्या दे दिया 23 एंड सोडियम 11, ये दे दिया आपको। तो आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेशंस करनी है इसके अंदर। तो सीधा सीधा से कंपेयर करोगे किसके साथ, सोडियम A और Z के साथ। तो यहां से आपका A वैल्यू कितनी आ गई है, A वैल्यू आ गई आपकी 23 के बराबर, और Z वैल्यू कितनी आ गई आपकी 11 के बराबर। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का, किसके बराबर होता है Z, Z कितना है 11। अगला सवाल आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, कितने इलेक्ट्रॉन्स, Z के बराबर कितने आ गए 11। अगला आ जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, वो होता है A माइनस Z, कितना होगा ये, आई थिंक सीधा सीधा A वैल्यू कितनी आ रही है इसकी 23, तो दिस इज 23 माइनस 11, दैट इज 12। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, दैट इज 12। ठीक है, क्लियर है ये वाला सवाल, जल्दी बताओ जल्दी, सॉर्टेड है ये, एनी डाउट इन दिस। इस क्वेश्चन में तो उसने यही पूछा, इस क्वेश्चन में तो यही पूछा था हमसे, लेकिन मैंने यहां पे आपको सब कैलकुलेट करवा दिया। ठीक है, डन 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 डन। अब बढ़ते हैं आगे, इसके अब आपको आंसर करने हैं। चलो, दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर नाउ। इसका आपको पूरे का आंसर करना है, जल्दी से इसको आंसर करिए। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन दीज गाइज। आपको इसके अंदर सब निकालना है, आपको इसके अंदर प्रोटॉन्स निकालने हैं, ठीक है, आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, और आपको इसके अंदर न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। फॉर्मूले सबके पता है आपको, जल्दी से निकाल दो। प्रोटॉन Z के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन Z के बराबर होता है, न्यूट्रॉन आपका A माइनस Z के बराबर होता है, तो A माइनस Z। जल्दी से करेंगे इसको, ठीक है। क्या होगा इसके साथ, चलिए इसके अंदर क्या है, सबसे पहले
लिथियम की बात करते हैं, तो इसको कंपेयर किया करो लिथियम ए और जेड के साथ। तो ए वैल्यू आपकी आ रही है 7, जेड वैल्यू आ रही है आपकी कितनी 3। तो प्रोटॉन्स कितने आएंगे जेड के बराबर, तो 3 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे जेड के बराबर। न्यूट्रॉन कितने आएंगे ए माइनस जेड, दैट इज 7 माइनस 3, दैट इज 4। ये क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं, सोडियम की बात करते हैं। तो फिर से वही वाली बात, इसको कंपेयर करोगे सोडियम ए और जेड के साथ। ए की वैल्यू आ रही है 23, जेड की वैल्यू आ रही है 11। तो कितना आ जाएगा, ये 11 होंगे जेड के बराबर, ये भी 11 होगा जेड के बराबर, और ये कितना आ जाएगा 23 माइनस 11, दिस इज कमिंग आउट एज 12। तो ये न्यूट्रॉन्स आ गए इसके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इधर आओ, इसको कंपेयर करोगे जिंक ए और जेड के साथ। तो ए की वैल्यू आ रही है 65, जेड की वैल्यू आ रही है 30। तो यहां पे प्रोटॉन्स कितने हैं 30, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 30, और ये कितने हो जाएंगे, दिस इज 65 माइनस 30, दैट इज 35। क्या ये क्लियर है, जल्दी से बताओ, इज दिस थिंग क्लियर। हां चलो फिर, अगर ये चीज क्लियर है आपको, तो आज मॉलिक्यूल्स तक तो हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे यार, अभी आयंस और मॉलिक्यूल्स बचा हुआ था। वो जेई वाला क्वेश्चन तो तभी होता जब आयंस मॉलिक्यूल्स हो जाते। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ, इट्स ओके। बट हां, आपके लिए फिर एक चीज बता देता हूं, ये हो गया अगर आपको, तो लेट्स डू वन थिंग। आपका क्या क्या चीजें करनी है, पहले तो जाते जाते तुम्हें घर वालों के लिए एक मीम दिखा देता हूं। रिक्शे वाले का बेटे ने किया जेई, पास करके कैसे करी पास, मोमबत्ती जलाकर करता था पढ़ाई। तो ऐसे तुम्हारे केस तुम्हारे साथ भी हो जाएंगे, तुम्हें सब कुछ मिला हुआ है लेकिन तुम लोग फिर भी नहीं पढ़ रहे, फिर भी फालतू चीजें कर रहे हो। पूरा कमेंट सेक्शन में देखा तुमने कचरा किया, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारे घर वाले 2 साल के बाद ऐसे तुम्हें पकड़ेंगे और बहुत मारेंगे, बहुत पिटाई करेंगे। तो इसलिए ये हरकत ना करो, मैं तुम्हें प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। प्लीज पढ़ाई लिखाई कर लो। बात करते हैं आपके क्वेश्चंस और इसकी। देखो होमवर्क के अंदर ना, पहला सवाल आज के नोट्स कंप्लीट करना और जो क्लास में क्वेश्चंस करवाए उसको सॉल्व करना, पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट है, वो है क्लास होमवर्क ना, आपके क्लास होमवर्क के अंदर आपका 2 कर लोगे, ठीक है। वो वाले क्वेश्चंस मैं हटा दूंगा, ठीक है। क्लास होमवर्क 1 और 2 ये कर लेना आप लोग। डीपीपी 1 के अंदर ना, आई थिंक लास्ट के मेरे पास डीपीपी 1 है, 1-2 क्वेश्चन अभी टॉपिक कवर नहीं हुआ है, मुझे एक बार डीपीपी 1 देखने दो। एक सेकंड, डीपीपी 1 में तुम्हारे कुछ सवाल होंगे जो अभी हमने नहीं किए। नंबर प्रोटॉन्स हो गया, 11 तक हो गया। हाँ, डीपीपी 1 में ना आपके रफली 12 क्वेश्चंस हैं, टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, टोटल 12 हैं। आपको इसके अंदर सिर्फ ओनली सॉल्व 1 to 10, 11th और 12th क्वेश्चन करने मत बैठना, रो दोगे, क्योंकि वो टॉपिक अभी आपका हुआ नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका होमवर्क। मॉड्यूल के क्वेश्चंस अभी नहीं करने, मॉड्यूल का आपको सही टाइम बताएंगे कब करने हैं। ये हो गया आपका होमवर्क। होमवर्क आपको पता है कहां करना है, आपको ऐसे ना हर क्लास के बाद, अब 2-3 जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जिनके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको मैं पहले बता देता हूं। पहला सवाल आता है कि सर होमवर्क कहां मिलेगा। होमवर्क आपको मिलता है पीपीटी, इसी के अंदर क्लास नोट्स मिलते हैं। क्लास नोट्स तो पता है सबको कहां मिलते हैं, ऐप में जाओगे, फिजिकल केमिस्ट्री खोलोगे, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर खोलना आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर खोलोगे, उसके अंदर आपको 2 स्लाइड दिखेंगी, एक तरफ लिखा होगा वीडियो और एक तरफ लिखा होगा आपका नोट्स। तो क्लास नोट्स के अंदर आपको यह मिलेगा। यह अब तक सबको समझ आ गया होगा, क्लास नोट्स खोलना, होमवर्क उसके एंड में है। आपके होमवर्क के वीडियो सॉल्यूशंस भी डेली अपलोड हो रहे हैं, उसको भी वहीं देखना है, ठीक है। ऑल राइट, यस। तो ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कॉपी के ऊपर। दूसरा सवाल ले लेता हूं मैं, दैट इज ऑन द कॉपी।
कौन सी कॉपी बनानी है। कॉपी कैसे बनानी है, आपको क्लास की 2 कॉपी बनानी है। एक होगी आपकी फेयर कॉपी। फेयर कॉपी के अंदर 2 तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें एक तो आपको क्लास नोट्स डालने हैं और दूसरा आपको डालना है जो आपको मैं होमवर्क क्वेश्चंस करवा रहा हूं, होमवर्क क्वेश्चंस। ये दोनों आपको क्लास कॉपी में बनाने हैं। एक होती है आपकी न्यूमेरिकल कॉपी। न्यूमेरिकल कॉपी जो रहेगी उसके अंदर आपको डीपीपी सॉल्व करनी है। उसके अंदर आपको जो भी, और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा अगर आप एडवांस लेक्चर लगाओ तो इसके अंदर डाल देना। इसके अंदर डीपीपी प्लस पीवाईक्यू लेक्चर जो होगा प्लस समरी लेक्चर जो होगा, ये कॉपी इसकी होगी, ठीक है। ये इसकी कॉपी है प्लस मॉड्यूल, अगर आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर रहे हो तो, ठीक है, वो इसके अंदर रखना। इसके अंदर आपका, अगर आप चाह रहे हो जेई एडवांस वाले जो एडवांस क्लासेस होंगी वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। वैसे मैं बोलूंगा एटलीस्ट ये तो मेंटेन करो इसके अंदर, ठीक है, इतना मेंटेन करो। ये कर लोगे, कॉपी आपकी पूरी बन जाएगी, ठीक है। दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन। अब तीसरा सवाल जो आपका आ रहा है, इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आंसर कर दिया, इसके अलावा कुछ सवाल था आपका, इसके अलावा कोई सवाल, कोई सवाल इसके अलावा। कल क्लास होगी, कल क्लास नहीं होगी। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है आज का, आपको वो दिखा देते हैं कौन जीता आज की क्लास में। जिग्नेश आज की क्लास में जीते हैं। जिग्नेश ने 0.689 में सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। एक्चुअल में आई एम इंटरेस्टेड। फिर राहुल ने, साहिल ने, आर्यन, सोमेल, शौर्य, यार काम करते हैं, वेयर इज द वीडियो कॉल ऑप्शन। मैं सर से बात करता हूं, वीडियो कॉल हो जाएगी। एक काम करते हैं, जिग्नेश को ढूंढते हैं। जिग्नेश जी एक काम करो यार, आप जिग्नेश वीडियो कॉल उठाओ यार। जिग्नेश मेरे भाई वीडियो कॉल उठाओ, लेट्स डू कनेक्ट जिग्नेश, है ना। जिग्नेश को पकड़ते हैं, क्या ये जिग्नेश हमारा वीडियो कॉल उठाएगा, क्योंकि मेरे को जेन्युइनली क्यूरियोसिटी है 0.6 सेकेंड्स में सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें आपने। लेट्स सी। नहीं उठाएगा ना जिग्नेश, चैट दिखा देना एक बार। जिग्नेश उठाओ भाई, कॉल उठाओ ना जरा एक बार। नहीं उठाएगा, कैसे उठाएगा जिग्नेश, पता था जिग्नेश तुम थोड़ा कॉल उठानी है। चल कोई नहीं, जिग्नेश का तो क्या ही करें, बाकी नॉर्मल है, आपको देखते हैं। नॉर्मली लेट्स कनेक्ट लकी पीपल। कौन हमारे साथ इस क्लास में कनेक्ट होगा, जल्दी से देखते हैं। टॉप, ये रैंडमली आता भाई, इसका कुछ लेना देना नहीं कैसे चल रहा है, ये रैंडमली आता है, बट इनमें से कनेक्ट करते हैं, करते तो हैं। देखते कौन उठाता है। किसी ने उठाया, रूपांकर ने उठाया है। जिग्नेश, जिग्नेश को कॉल तो गई है, अब देखते हैं जिग्नेश कॉल उठाता कि नहीं। भाई एक चीज सुन लो, हाँ, उठा लिया जिग्नेश। जिग्नेश एक बात बताओ, आप आंसर कैसे कर रहे हो इतना तेज? आवाज आ रही है जिग्नेश आपको? सर आवाज नहीं आ रही मुझे, इनकी आवाज नहीं आ रही। एक बार देखना जिग्नेश, कुछ बोलना यार। भाई जिग्नेश आ गया तुम्हारे सामने, ये लो फेस रिवील, जिग्नेश इज हियर। जिग्नेश आपको सब हैकर बोल रहे हैं, आपको थोड़ी आवाज अभी आ नहीं रही है। वी आर वर्किंग ऑन द ऑडियो। एक बार देख लेते हैं, एक बार ऑडियो को कनेक्ट करते हैं जिग्नेश, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। फेस रिवील ऑफ जिग्नेश। कुछ हुआ है सर अभी? आवाज का क्या सीन है? करो जरा एक बार आवाज। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज की वजह से वॉइस इज नॉट ऑडिबल, लेकिन हमने फेस रिवील कर दिया है। जिग्नेश आपने आज की क्लास में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करा है। बच्चों ने तो ऐसा बोल दिया कि आपने हैक करी है क्लास। आप बस इतना बता दो जब तक आवाज नहीं आ रही, क्या आपने हैक करी है? अगर आपने हैक करी है तो आप अंगूठा ऐसे कर दीजिए, अगर आपने हैक नहीं करी तो अंगूठा ऐसे कर दीजिए, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। क्योंकि मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, मुझे ये देखना है। पुलिस आएगी, ठीक है। ऑडियो की कुछ इश्यू है जिग्नेश। हैक करी है आपने जिग्नेश क्लास? जिग्नेश अंगूठा ऊपर किया है, जिग्नेश हैक करी है क्लास। ओ बेटे, इसने तो हाँ बोल दिया। जिग्नेश जिग्नेश झूठ मत बोल भाई, तूने झूठ बोल दिया है, आपने झूठ बोला है जिग्नेश। देखो, क्योंकि अभी ऑडियो तो हमारा नहीं कनेक्ट हो रहा, लेकिन आपने पहली बार, देखो सच जो बोलता है वो पहली बार में निकलता है, और पहली बार में तो आपने हाथ ऊपर किया है। तो मुझे लगता है अर्जुना वाले बच्चे ठीक बोल रहे थे, कहीं ना कहीं तो हैकिंग हुई है।
यस, कुछ तो हैकिंग का गेम है, बट नहीं, मजाक असाइड, अच्छा किया आपने, आज बहुत अच्छी क्लास लिया आपने, बहुत जल्दी क्वेश्चन आंसर किया, दैट इज गुड। कोई नहीं, ऑडियो का इश्यू है, कोई बात नहीं जिग्नेश ठीक है यार, लोड मत ले तू, टेंशन मत ले, हो जाता है, हो जाता है। मैं ये बोल रहा हूं अभी ऑडियो का तो कुछ इश्यू है, तो हम लोग आज कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं जिग्नेश, हम कल मिलते हैं आपसे, आप ऐसे टॉप मारो। आपके सर चैट दिखा दो एक बार, ठीक है चैट दिखा दो नर्वस हो गए जिग्नेश, कोई बात नहीं यार, एक दो बातें मुझे आप लोगों से करनी थी। आज पूरी क्लास में ना आपने बहुत ज्यादा स्पैमिंग करी है, ठीक है, आप स्पैमिंग कर लोगे, उससे टाइम पास हो जाएगा आपका, एंटरटेनमेंट आपका हो जाएगा, लेकिन आईआईटी नहीं हो पाएगा उससे। आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको डेडिकेटेडली फॉलो करिए। टॉपिक्स हो सकता है अभी हमारा कुछ, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी क्या चल रहा है, अभी एक ब्रिज कोर्स चल रहा है, 9th-10th के वो टॉपिक्स जो आपको 11th-12th में डायरेक्टली काम कर रहे हैं, हम वो टॉपिक्स सारे कर रहे हैं। आप में से जिन्होंने 9th-10th अच्छे से करी है, उन लोगों को बढ़िया से सब चीजें रिवाइज हो रही हैं, वेरी गुड। क्या सर नोट लिखने हैं ये सारे? हाँ, नोट करना है, होमवर्क भी डालना है, सब करना है। आपको एक चीज समझनी है, वो ये है कि लेवल जैसे एकदम से ऊपर जाएगा, अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल पे चल रहे हैं, ऑलमोस्ट जीरो लेवल, ये कब जेई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए बोल रहा हूं, प्लीज फॉलो दीज लेक्चर्स कंसिस्टेंटली, इनके अंदर मजाक मत करो। आप लोग मजाक मजाक में, अभी थोड़ा टाइम शुरू का है, आपने एक चीज देखी होगी, चाहे मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, शुरू के टॉपिक्स आपको अभी थोड़ा टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि हम समझते हैं आपकी सिचुएशन, आप अभी 10th के एग्जाम्स देख के आए हो, आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए, बिल्कुल रेस्ट नहीं दे रहे, थोड़ा काम तो दे रहे हैं, लेकिन थोड़े रिलैक्सिंग टॉपिक्स हैं। जैसे जैसे टॉपिक्स उठेंगे, जैसे जैसे लेवल अप जाएगा, आप लोग ये सब टॉपिक्स को तब याद करोगे कि काश उस टाइम पढ़ लिया होता, क्योंकि सारा कुछ फाउंडेशन पे डिपेंड करता है। आईआईटीज क्या है, आईआईटी के जो क्वेश्चंस हैं वो यही फाउंडेशंस को मिला मिला के बनते हैं। आप ये समझते हो टफ क्वेश्चंस है बहुत सारे, अब टफ क्वेश्चन क्या होता है? जिसका फाउंडेशन क्लियर है, जिसके बेसिक्स क्लियर है, वो आराम से वो क्वेश्चंस को निकाल लेगा। आप ये नहीं देख रहे हो कि कैसे कहां गलती करोगे, वो गलती यही होगी, कल को आप ये बहुत बेसिक सी चीज गलत करके आओगे, A-Z गलत करके आओगे। तो मैं यही चीज आपको बोल रहा हूं तब से कि प्लीज फॉलो दीज लेक्चर्स कंसिस्टेंटली, इनके अंदर मजाक मत करो, ये अच्छे से कर लोगे, लेवल बहुत अच्छा जाएगा। जेई एडवांस के क्वेश्चंस मैं नहीं सॉल्व करना चाहता तुम्हारे लिए, तुमसे सॉल्व करवाना चाहता हूं, और उसके लिए बेसिक स्ट्रांग होने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगली क्लास में ये चीज एक्चुअल में मैं बोलता भी हूं, ठीक है, आप मुझे बोल लो, आपने मुझे बहुत बोला आज, पूरा टाइम आपने गलत किया, पूरा टाइम ट्रॉल किया, इट इज ओके। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप लोग मेरे को गाली पड़ेगी, इट्स ओके, मेरे को ट्रॉलिंग होगी, इट्स ओके, मैं आपका नुकसान नहीं चाह रहा। लेकिन आप लोग अगर चाहते हो अच्छे से पढ़ना, सीरियसली पढ़ना, तो एक एनवायरनमेंट होता है, वो देयर इज दैट एनवायरनमेंट कि हम ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा, सर भी खुश रहेंगे। जब मैं परफॉर्मेंसेस देखता हूं, जब मुझे दिख रहा है कि आप लोग आंसर कर रहे हो, आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, क्योंकि ये कमेंट सेक्शन, लाइव कमेंट सेक्शन क्यों बनाया गया था? गाली देने के लिए नहीं बनाया गया था। लाइव कमेंट सेक्शन का एक कॉन्सेप्ट था कि आपको कहीं लाइव में डाउट आए तो आप उस टाइम पे पूछ लो, लेकिन आपने इस पूरे कमेंट सेक्शन को बहुत ही गलत तरह से इस्तेमाल करा। आज पूरी क्लास में, थ्रू आउट द क्लास, इट वॉज जस्ट कि मन ही नहीं कर रहा था चैट देखने का, मन कर रहा था कि सिर्फ बंद कर दूं, बट मैंने पूरा टाइम बंद नहीं करी, बिकॉज मैं चाह रहा था तुम लोग क्वेश्चंस, किसी का भी अगर एक क्वेश्चन भी है, यहां हजारों बच्चे बैठे हुए, लाखों बच्चे बैठे हुए, लाखों बच्चों में एक अच्छा क्वेश्चन अगर निकलता ना इसके अंदर से, मैं उसकी वेट कर रहा था, उसके लिए लाख गाली खा रहा था। बट आप ये समझिए कि ये आपके लिए बहुत नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कल को मैं फ्रस्ट्रेट होता हूं, कल को राजवन सर फ्रस्ट्रेट होंगे, कल को तरुण सर फ्रस्ट्रेट होंगे, वो सिंपली आपकी चैट बंद कर देंगे, और अगर वो चैट बंद हो गई, वो एक अच्छा क्वेश्चन आपका मिस हो जाएगा। नुकसान हमारा नहीं, नुकसान आपका होगा।
क्योंकि आप वो चैट क्वेश्चंस को मिस आउट कर जाओगे। ठीक है, तो इट्स ओके। मैं अभी, तुम शुरू का टाइम है, मुझे पता है अभी आपको पता नहीं है ये चीज। आपके टीचर्स ना आगे जाके, मतलब मैं तो फिर थोड़ा चिल हूं, मैं तो फिर थोड़ा खुश रहता हूं, राजवन सर भी वैसे हैं, बट एक पॉइंट के बाद जैसे चीजें लेवल के ऊपर जाती हैं, पानी सर के ऊपर जाता है ना, फिर आप लोग चैट नहीं कर पाओगे, समझो ये चीज। ठीक है, तो आज आपकी क्लास हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में, थर्ड क्लास जो आपकी रहेगी, वहां पे आपका बेसिक्स ओवर हो जाएगा मोटा मोटा, एंड कहीं ना कहीं अगर कल की क्लास, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, आई थिंक मंडे क्लास होगी, जैसे बेसिक्स कवर हो जाएंगे हमारे यहाँ, इसके बेसिक वाले को टॉपिक्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह, सब आयंस वगैरह देख लेंगे, फॉर्मूले वगैरह देख लेंगे। इसके बाद अपन सीधा डिस्कवरी वाले पार्ट पे चलेंगे। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हो कि सर अगली क्लास में क्या होगा, तो मैं वही बता रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में आपका जो टॉपिक रहने वाले हैं वो हम लोग बेसिक्स को कवर करेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेशंस करनी है, चार्ज वार्ज कैसे निकालना है, वो सब। वो करने के बाद हम लोग डिस्कवरी वाले पार्ट में जाएंगे, एटम कहां से मिला, इलेक्ट्रॉन को कैसे ढूंढा, प्रोटॉन को कैसे ढूंढा, ये सब चीजें। तो वो सब चीजें मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। पर आप लोग इसको, लेक्चर्स को आपका घर जाके, अभी क्योंकि शुरू का टाइम है ना, मेक श्योर आप इसको बढ़िया से रिवाइज करो। लेक्चर्स को 2 3 4 5 बार रिवाइज करो। शुरू के लेक्चर्स आसान होते हैं, मैं बोल रहा हूं आसान है, फिजिक्स भी आसान होगी, मैथ्स भी आसान होगी, लेकिन इसको अगर तुमने ढीला छोड़ा कि आज नहीं पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा, तो वो छूटेगा, और अगर वो छूटा, बैकलॉग बनेगा, बैकलॉग बनेगा, बैच तुम्हारा खत्म, कोई फायदा नहीं होगा इतना पैसा खर्चने का। फिर जाओगे सर 2.0 दे दो, सर 3.0 दे दो, सर 4.0 दे दो। अबे तुम सबसे अच्छे बैच में हो, सबसे ज्यादा टाइम है तुम्हारे पास, बाद में टाइम कम होता जाएगा जैसे आगे वाले बैचेस आएंगे। यहां आराम से चीजें चल रही हैं, यहां हमारे पास इतना टाइम है कि मैं आपके बेसिक्स क्लियर कर पा रहा हूं। फिजिक्स में बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं, मैथ्स में बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं। इतना टाइम बैच बाकी बैचेस में नहीं मिल पाएगा तुम्हें। तो प्लीज इसका सही इस्तेमाल करो, डोंट मिस यूज इट। ठीक है, चलिए, आप लोगों को और तो आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी आपके जो डाउट्स होंगे वो मैं गो थ्रू करता रहूंगा। प्लीज डाउट्स ना रेलेवेंट पूछना, ये भी मेरे को आपको बोलना था, डाउट शुड बी रेलेवेंट। आपके जो डाउट्स रहते हैं वो बिल्कुल ही अलग ही दुनिया के क्वेश्चन है। वो ऑर्गेनिक वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया कि टॉपिक फिजिकल चल रहा है, ऑर्गेनिक के डाउट पूछ रहे हो। यार ये जो ओवर स्मार्ट बनते हो ना, वो मत करो। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो आंसर भी कर दूंगा क्वेश्चन, उससे तुम्हें कुछ फायदा ही नहीं होगा, टॉपिक तुम्हें पढ़ा नहीं है, कुछ किया तुमने है नहीं। तो रेलेवेंट डाउट पूछना, मैं इररेलेवेंट डाउट्स को अब आंसर नहीं करूंगा आज की क्लास के बाद। ठीक है, यस। चलिए, तो चॉकलेट क्वेश्चन तक तो तब पहुंचते ना जब तुम वह टॉपिक तक करते, तुम वो टॉपिक ही नहीं करे। अब चॉकलेट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आएगा आपका, ठीक है, उसको बढ़िया से करेंगे। एंड मिलते हैं आप लोगों से, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।